ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मुझे बस हर दिन सेक्ट को स्वीप करना था और मेरी पावर बढ़ती रहती। पर कंडीशन बस एक थी, जब तक मैं स्ट्रॉन्गेस्ट न बन जाऊं अपनी पावर एक्सपोज नहीं करनी। 10 साल हो गए यहाँ आए हुए, मैं रोज स्वीप करता और मेरी पावर लेवल रैपिडली इंक्रीज होती। 1-2 साल में मैं कंप्लीटली इनविंसिबल हो जाऊंगा। सोचा था सेक्ट में आराम से लो प्रोफाइल रहूंगा, पर एक दिन पता चला सेक्ट मास्टर एम्प्रेस लिंगशुआन सीरियसली इंजर्ड हैं और सेक्ट को डिसबैंड करना चाहती हैं। मैं तो पैनिक हो गया, मुझे लगा कोई बहुत बड़ा डेंजर है, पर पता चला बस कुछ डीमन लॉर्ड्स आ रहे हैं। एम्प्रेस लिंगशुआंग ने बताया कि कैसे कुछ डीमन लॉर्ड्स ने उन पर एम्बुश किया, जिससे उनकी पावर अर्थ रेल्म तक ड्रॉप हो गई। सब ध्यान से सुन रहे थे, उनके चेहरे और भी टेंस हो गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी। टियांडा सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर्स के लटके हुए चेहरों को देखकर मैं अंदर ही अंदर स्नीर कर रहा था। बस इतने में ही डर गए। एक एक को देखो, बिल्कुल यूजलेस लग रहे हैं। अगर टियांडा सेक्ट के एंसेस्टर्स अभी कब्र से उठकर आ जाएं, तो कसम से इनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारेंगे। मेरे माइंड में बात आते ही एम्प्रेस लिंगशुआंग का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गया। ये इतना सीरियस था जैसे कोई बहुत बड़ा। एम्प्रेस लिंगशुआंग का चेहरा अचानक अजीब हो गया। कौन बोला? एम्प्रेस लिंगशुआंग ने तुरंत अपने हेवन एंड अर्थ मिरर की स्पिरिट एनर्जी रिलीज की। एक एक घास का तिनका उनके कंट्रोल में था, पर उन्हें कोई सस्पिशियस इंसान नहीं मिला। क्या यह मेरा इल्यूजन था? एम्प्रेस लिंगशुआंग अपने मन में मम्बल करती हुई इस बात को वहीं छोड़ दिया। फिलहाल तियांडाओ सेक्ट के डिसाइपल्स का सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डिसाइपल्स काफी देर तक साइलेंट रहे, फिर आखिरकार किसी ने हिम्मत जुटाई और बोला, एम्प्रेस से एक सवाल है। अगर 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 हम सब चले गए तो आप और एल्डर्स का क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो लेनी ही थी। उनका एक्सप्रेशन एकदम फर्म था। हम तियांडाओ सेक्ट को डिफेंड करेंगे, चाहे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। ऑर्डिनरी डिसाइपल्स जा सकते हैं, और सेक्ट के मास्टर और एल्डर्स होने के नाते हमें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। जिस डिसाइपल ने पहले आवाज उठाई थी, उसकी आंखों में अभी डिटर्मिनेशन था। मैं भी सेक्ट को प्रोटेक्ट करूंगा आखिरी सांस तक। उसके बाद और भी लोग बोल पड़े, मैं भी सेक्ट के साथ मरूंगा, डीमंस के खिलाफ लड़ूंगा। तियांडा सेक्ट के सभी डिसाइपल्स का जोश बिल्कुल हाई था, पर मैं उनका ये ड्रामा देखकर सोच रहा था, ये सब के सब इडियट हैं क्या? पता नहीं किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हैं। रुकने का सीधा मतलब है सुसाइड करना, फिर भी इतने एक्साइटेड हैं। इनके दिमाग में पक्का कोई प्रॉब्लम है। हालांकि मैं ये सोच रहा था, पर फिर भी इन तियांडा सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे मन की बातें एम्प्रेस लिंगजुआंग से छुपी नहीं थी। एम्प्रेस लिंगजुआंग वैसे तो कंफ्यूज थी, पर उन्हें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ये जरूर किसी न किसी के इनर थॉट्स थे, और वो इंसान तियांडाओ सेक्ट में ही था। पर अगले ही सेकंड उन्हें अपने माइंड में दोबारा एक आवाज सुनाई दी, कुछ भी कहो एम्प्रेस लिंगजुआंग, ये बुढ़ी औरत दिखती तो बड़ी हॉट है। तियांडा सेक्ट में 10 साल से मैं एक ऑर्डिनरी स्वीपर हूँ, और आज पहली बार मैंने एम्प्रेस लिंगजुआंग को देखा है। इसकी फिगर तो बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी है। ऐसी बॉडी देखकर लगता है इसके तो बच्चे भी फिट होंगे। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। पर अफसोस, अभी मेरे पास लाइफ कितनी आरामदायक होती। पर अफसोस, जब तक मैं इस झाड़ू मारने वाले लेवल से ऊपर उठकर इनविंसिबल नहीं बन जाता, इस ब्यूटी को अपनी वाइफ नहीं बना सकता। इन बातों ने एम्प्रेस लिंगशुआंग को गुस्से से दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। एक एम्प्रेस होने के नाते उन्होंने ऐसी चीप बातें अपने बारे में पहले कभी नहीं सुनी थी। झाड़ू। एम्प्रेस लिंगजुआंग अचानक चौंक गई। उन्हें एक की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उन्होंने दोबारा अपनी स्पिरिट एनर्जी स्कैन करने के लिए नीचे भेजी, और जल्द ही मुझे ढूंढ लिया। वहाँ काफी लोग थे, पर उस वक्त झाड़ू पकड़े हुए सिर्फ मैं अकेला खड़ा था। एम्प्रेस लिंगजुआंग ने दूर से मुझे देखा, थोड़ा सोचा और तुरंत मुझे एक्सपोज नहीं किया। वे देखना चाहती थी कि आखिर मेरा प्लान क्या है, पर एम्प्रेस का वह लुक मेरे लिए कुछ अलग ही था। क्या उस बुढ़ी औरत ने अभी मुझे देखा? कहीं उसने मुझे पकड़ तो नहीं लिया? पर मैंने इस थॉट को तुरंत डिसमिस कर दिया। अर्थ रेल्म का एक छोटा सा कल्टीवेटर मुझे कभी डिस्कवर नहीं कर सकता। मेरी बातें सुनकर एम्प्रेस लिंगशुआंग की नजरें मुझ पर और भी ज्यादा शार्प हो गई, जिसने मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। इस बुढ़ी औरत को प्रॉब्लम क्या है? मुझे घूर क्यों रही है? कोई बीमारी है क्या इसको? इस वक्त एम्प्रेस लिंगशुआंग अंदर से इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि उनकी मुट्ठियां कस के बंध गई। फिर भी उन्होंने गुस्से को कंट्रोल किया। बेशर्म इंसान, इस सब के बाद मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। डिसाइपल्स का जोश ठंडा होने के बाद वहाँ एक अजीब सा साइलेंस और फियर छा गया, पर वह डर उनके अपने सेक्ट के लिए जान देने की डिटर्मिनेशन को तोड़ नहीं पाया। इस वक्त तियांडाओ सेक्ट से थोड़ी ही दूर डार्क एनर्जी तेजी से आगे बढ़ी थी। उसमें 4 शैडोज थे, वही डीमन लॉर्ड्स जिनका जिक्र एम्प्रेस लिंगशुआंग ने किया था। सोचा नहीं था कि ईस्टर्न गॉड स्टेट इतना पैथेटिक होगा। इस बेकार सी जगह पर लोकल किंग बनकर राज करने का अपना ही मजा है, ये बोलकर चारों जोर से हंसने लगे। एम्प्रेस लिंगशुआंग की बॉडी के बारे में सोचकर ही उनकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई। कुछ ही देर में उस डार्क एनर्जी ने पूरे तियांडा सेक्ट को घेर लिया। वह चारों डीमंस अलग अलग शेप्स के थे, टॉल, शॉर्ट, फैट और स्किनी। हर एक्सट्रीम फिगर वहां थी। उन्हें देखकर मैं अंदर ही अंदर स्नेयर किए बिना नहीं रह सका। सब के सब अगली फ्रीक्स। बदसूरत होना तुम्हारी गलती नहीं है,
पर बाहर आकर लोगों को डराना बिल्कुल गलत बात है। उन चारों का पावर लेवल मुझसे छुपा नहीं था। एक अर्थ रेल्म के इनिशियल स्टेज में था और बाकी तीन हाफ अर्थ रेल्म की पीक पर थे। बस इतनी सी पावर लेकर ये तियांडाओ सेक्ट में अटैक करने आए हैं। लगता है एम्प्रेस लिंगशुआंग ये बुढ़ी औरत वाकई किसी काम की नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरे इन शब्दों ने एम्प्रेस लिंगशुआंग को पूरी तरह शॉक कर दिया था। पर मैं एक बात में गलत था। अगर इन चारों डीमन लॉर्ड्स ने स्नीक अटैक नहीं किया होता तो एम्प्रेस लिंगशुआंग इतनी आसानी से हारती नहीं। इस वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स के लेवल्स इस तरह डिवाइडेड थे। बॉडी टेम्परिंग, ची गैदरिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, ब्लड कंडेंसेशन और मॉर्टल ब्रेकिंग। ये ह्यूमन पाथ के 5 स्टेजेस थे जो कल्टीवेशन का बेसिक लेवल था। उसके आगे थे किंग पाथ, विजडम ओपनिंग, कोर फॉर्मेशन, नासेंट सोल, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइड रिफनिंग। और फिर आता था अर्थ पाथ, हाफ अर्थ रेल्म, इनविंसिबल, सुप्रीम, सॉवरेन। और उसके भी ऊपर हेवन पाथ, ह्यूमन इमॉर्टल, प्रोफाउंड इमॉर्टल, गोल्डन इमॉर्टल, रेड डस्ट इमॉर्टल, सेंट और गॉडहुड अटेन करके हेवन डाओ बनना। तभी कोई सच में इस यूनिवर्स में इमॉर्टल बन सकता था। उस वक्त वह डीमंस एम्प्रेस को लालच भरी नजरों से घूर रहे थे। लिटिल ब्यूटी, अगर तुम हम चारों भाइयों को अच्छे से सेटिस्फाई करो तो शायद हम इन कीड़ों को जिंदा छोड़ने का सोच सकते हैं। अपना बकवास बंद करो, एम्प्रेस लिंगशुआंग ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। जब मरना ही है तो डर कैसा। काफी डिसाइपल्स ने भी आगे आकर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। अगर तुम सब इतने ही स्टबर्न हो तो फिर हमें ब्लेम मत करना। चारों ने एक दूसरे को देखा और अपना डिसीजन ले लिया। मैं पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था और अंदर ही अंदर बहुत इरिटेट हो रहा था। लड़ना है तो लड़ो, इतनी बकवास क्यों। कभी नहीं सुना क्या कि विलेन्स हमेशा अपनी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से मर जाते हैं। एक चींटी को मारने के लिए तलवार क्यों निकालना। मैं धीरे से झुका और कैजुअली जमीन से घास का एक तिनका तोड़ लिया। उस घास के तिनके को अपनी उंगलियों में पकड़कर मैंने एक सेटिस्फाइड नोट दिया। इन्हें मारने के लिए इतना काफी है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा भी वेस्ट होगा। एम्प्रेस लिंगशुआंग जो लगातार मुझे नोटिस कर रही थी, उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उन चारों डीमन लॉर्ड्स को घास के एक तिनके से मारने का प्लान बना रहा था। मैंने उस घास को उंगलियों में पकड़ा और हल्के से फ्लिक कर दिया। उसमें कोई खतरनाक ऑरा फील नहीं हो रहा था, पर एक सॉफ्ट आवाज के साथ वो तिनका सीधे उस मोटे डीमन लॉर्ड के सर के आर पार निकल गया। एक टेरिफाइंग एनर्जी उसके माइंड में ब्लास्ट हुई। मेरे हाथों से एक अर्थ रेल्म के कल्टीवेटर को मारना मुर्गी मारने से भी आसान था। इसके बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बाकी बचे 3 भी उस मोटे डीमन जैसे ही मारे। ये सब 1 सेकंड के फ्रैक्शन में ही खत्म हो गया। जो चारों डीमन लॉर्ड्स अभी तक इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो इंस्टेंटली खत्म हो गए। मेरे और एम्प्रेस लिंगशुआंग, जो मेरी इंटरनल आवाज सुन सकती थी, उनके अलावा बाकी तियांडाओ सेक्ट के डिसाइपल्स को कुछ पता ही नहीं चला कि वहां क्या हुआ, क्योंकि उन डीमंस का डार्क ऑरा हर जगह फैला हुआ था। उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी जान देने का मन बना लिया था, पर अचानक उन चारों डीमन लॉर्ड्स का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा था। वह डार्क ऑरा अचानक क्लियर होने लगा। फिर भी किसी ने गार्ड डाउन नहीं किया, बल्कि उनका फियर और बढ़ गया। उन्हें लगा कि ये किसी और भी बड़े ट्रैप का हिस्सा है। सभी डिसाइपल्स फेड होते हुए उस डार्क एनर्जी को घूर रहे थे। धीरे धीरे वो ऑरा कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। पर जब उन्होंने अपने सामने का सीन देखा, किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक एल्डर ने कांपते हुए शब्दों में कहा, वाह, मर गए। अभी तो सेक्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाला था और अब सब नॉर्मल है। ये किसी सपने जैसा लग रहा था। पहले वहां एक पिन ड्रॉप साइलेंस था और फिर तियांडाओ सेक्ट की मेन पीक पर जश्न का एक धमाका हुआ। एक सपोर्ट सिस्टम के बिना उनके दिलों में सिर्फ फियर बचा था। मैं उन सब के रिएक्शन को देख रहा था और अपने आप से मम्बल कर रहा था, रो क्यों रहे हैं ये सब। उन्हें कोई भगवान ने नहीं बचाया है, मैंने बचाया है इन इडियट्स को। एम्प्रेस लिंगशुआंग चुप थी, पर उसकी कंटिन्यूअसली ब्लिंक होती आंखों से मैं फील कर सकता था कि उसके अंदर एक स्टॉर्म चल रहा है। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसने कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। वह क्लियरली जानती थी कि उन चारों डीमंस की मौत मेरे फ्लिक किए हुए उस घास के तिनके की वजह से हुई है। घास का एक तिनका जिसने एक अर्थ रेल्म और 3 हाफ अर्थ रेल्म लेवल कल्टीवेटर्स को इजीली तबाह कर दिया। ये किस लेवल की टेरिफाइंग पावर थी, एम्प्रेस लिंगशुआंग अब पक्का समझ चुकी थी। मैं पक्का एक टॉप टियर हिडन एक्सपर्ट हूँ। मेरी पावर लोगों के इमेजिनेशन से भी बाहर है। ऐसा पावर लेवल रखने वाला मेरे तियांडाओ सेक्ट में आखिर क्या कर रहा है। एम्प्रेस लिंगशुआंग चाहे कितना भी सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था। खैर जो भी हो, अभी तियांडाओ सेक्ट का सेफ होना एक बहुत बड़ी रीफ थी और मेरे लिए मैं अब शांति से फ्लोर स्वीप करना कंटिन्यू कर सकता था। पर अचानक मेरा फेस बिल्कुल पेल हो गया। बिना किसी डाउट के सिस्टम का पनिशमेंट आ गया था। वार्निंग, होस्ट ने अपनी पावर एक्सपोज की है। रिजल्ट, 8 घंटे के लिए स्पीकिंग एबिलिटी डिसेबल्ड। मैंने राहत की सांस ली। आखिर इस बेवकूफ सिस्टम ने क्या ढूंढ लिया। कुछ देर बाद तियांडाओ सेक्ट के सभी लोग आखिर उस शौक से बाहर आ गए। एम्प्रेस लिंगशुआंग ने आखिरकार बोलना शुरू किया। तियांडाओ सेक्ट का खतरा अब टल चुका है, आप सब अब जा सकते हैं। इस वक्त मैं बस इस ड्रामा वाली जगह से जितना हो सके दूर जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई पीछे से मुझे घूर रहा है।
मैंने जस्ट मुड़कर देखा ही था कि पीछे से एम्प्रेस लिंगजुआंग की आवाज आई, तुम रुको। मेरे कदम वहीं जम गए। मैं अपने मन में सोचने लगा, वह जरूर वह जरूर मुझे तो नहीं बुला रही ना, वह किसी और को बुला रही होगी। मुझे वहीं रुक जाना पड़ा। पर मैं यही सोच रहा था कि वह पक्का मुझे नहीं बुला रही। एक ऑर्डिनरी स्वीपर को रोकने के लिए द ग्रेट एम्प्रेस आवाज क्यों लगाएगी? ये फाइनलाइज करके मैंने उसकी बात इग्नोर की और आगे बढ़ना शुरू किया। तुम जो झाड़ू लगा रहे हो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मैं वहीं फ्रीज हो गया। क्योंकि मैं सिस्टम के पनिशमेंट की वजह से बोल नहीं सकता था, मैंने उन्हें एक बहुत कंफ्यूज्ड लुक दिया। मेरे पास आओ। उनका ऑर्डर सुनते ही मैं धीरे धीरे चलकर एम्प्रेस लिंगजुआंग के पास गया। थोड़ा करीब आने पर एम्प्रेस लिंगजुआंग की एक्चुअल फिगर मेरी आंखों के ठीक सामने थी। ये फिगर तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मेरी ये थॉट सुनकर एम्प्रेस लिंगजुआंग को तुरंत समझ आ गया कि मैं क्या सोच रहा था, और उनका फेस शर्म से रेड हो गया। बेशर्म। एम्प्रेस लिंगजुआंग का फेस अचानक से ब्लश हो गया। पर्वर्ट। पर उन्हें मेरी टेरिफाइंग पावर लेवल का आइडिया था, इसलिए उनकी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। और मैं खुद अपना स्टेट एक्सपोज नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने मेरी बातों पर रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा। तुम्हारा नाम क्या है? एम्प्रेस लिंगजुआंग ने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया था। पर ये सवाल सुनकर मेरे दिमाग में एक अलग ही आइडिया चलने लगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सब। पहले नाम पूछो, फिर हॉरोस्कोप, फिर पूछो कि खुद का घर और गाड़ी है या नहीं, और फाइनल प्रपोजल। मुझे पता था ये बुढ़ी औरत मेरी बॉडी पर लाइन मार रही है। पक्का इसके इरादे ठीक नहीं है। मेरे ये थॉट सुनकर इम्प्रेस लिंगजुआन कंप्लीटली शुक हो गई। वो तो बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके थोड़ी जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। उन्हें क्या पता था कि मैं इस बात का इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीनिंग निकाल लूंगा। इस ईस्टर्न गॉड स्टेट में पता नहीं कितने ही लोग लिंगजुआन के प्यार में पागल थे। वह ना सिर्फ पावरफुली टेरिफाइंग थी, बल्कि उसे ईस्टर्न गॉड स्टेट की नंबर 1 ब्यूटी भी माना जाता था। पता नहीं कितने जीनियसेस और टैलेंटेड कल्टीवेटर्स उसकी एक नजर पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। शांत होने के बाद एम्प्रेस लिंगजुआन ने कोल्डली कहा। अब वह मुझसे ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर कन्वर्सेशन थोड़ी और चली तो शायद मैं हमारे बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लूंगा। मेरे जाने के काफी देर तक एम्प्रेस लिंगजुआन वहीं खड़ी सोचती रही। फिर अचानक उनकी आंखों में एक चमक आई। मेरा लोकेशन ट्रेस करते ही उनकी फिगर वहां से गायब हो गई। पीछे पहाड़ पर पहुंचते ही एम्प्रेस लिंगजुआन ने मेरी कंटिन्यूअस कंप्लेनिंग सुनी। बार बार खुद को बुढ़ी औरत सुनकर उनका मन कर रहा था कि वह आकर मेरे साथ ही सुसाइड कर ले। नीचे हट में मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो पूरे त्यांडाव सेक्ट में चल रही हवा की आवाज तक मुझसे छुप नहीं सकती थी। ये औरत तो फेविकोल की तरह चिपक गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही। एम्प्रेस लिंगशुआंग को बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि मैंने उन्हें स्पॉट कर लिया है, पर उन्होंने लाइफ में पहली बार किसी को अपने लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते सुना था। पहले ईस्टर्न गॉड स्टेट में पता नहीं कितने लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे और अटेंशन पाने की कोशिश करते थे, तो मेरे केस में आकर वह चिपकू कैसे बन गई? अब जब मैंने उन्हें कैच कर ही लिया था तो एम्प्रेस लिंगजुआन ने छुपना बंद किया और सीधे मेरी हट के आगे आकर खड़ी हो गई। मेरे पास बाहर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बाहर आते ही कंप्लीटली शॉक दिखने का नाटक किया। मैं बोलने ही वाला था, पर सिस्टम के पनिशमेंट की वजह से एक शब्द नहीं निकल पाया। मैं बस अजीब सा इशारे कर रहा था। मेरा यह नाटक देखकर एम्प्रेस लिंगशुआंग थोड़ी सरप्राइज हुई। तुम एक गूंगे हो। मेरे दिमाग में तुरंत गाली निकल आई। तू गूंगी? तेरा पूरा खानदान गूंगा। मैं बस टेम्पररीली बोल नहीं सकता। एम्प्रेस लिंगशुआंग मेरे मन की आवाजें सुनकर रफली समझ गई कि मैं अटेंशन नहीं चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मैंने पेपर और पेन निकाला और लिख दिया, मैं बस बॉडी टेम्परिंग लेवल 7 पर हूँ। मुझे अभी भी खाने की जरूरत होती है और मैं इमीडिएट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं अभी खाना पकाने जा रहा हूँ। एम्प्रेस, क्या आपको कोई काम था? मेरे इस मैसेज में उन्हें भगाने का हिंट एकदम क्लियर था, पर एम्प्रेस लिंगशुआंग ने जैसे मेरी बात टोटली इग्नोर कर दी। तुम जाओ, अपना खाना बनाओ, मैं यहीं वेट करूंगी। पर जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, एम्प्रेस लिंगशुआंग का सर चकरा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी। मैंने तुरंत भागकर उन्हें सपोर्ट दे दिया। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि पहले की फाइट में एम्प्रेस की इंजरी बहुत सीरियस थी और अब उसका बैकलैश स्टार्ट हो गया था। एम्प्रेस लिंगजुआन का पूरा जिस्म पसीने से भीगा था और कपड़े टोटली चिपक गए थे। इतने क्लोज होने की वजह से मैं अपने आप घूंट निकल गया और तुरंत नजरें घुमा ली। दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि अगर थोड़ा और देखा तो कंट्रोल खो दूंगा और किसी जानवर जैसी हरकत कर बैठूंगा। उनकी कंडीशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल थी। अगर इनका जल्दी इलाज नहीं हुआ तो कंडीशन फेटल हो सकती है। मैंने बाय चांस पास्ट में एक हीलिंग टेक्निक सीखी थी। सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो रही थी, इसलिए सब भूल भाल कर। सॉरी एम्प्रेस, बट ऑप्शन नहीं है। मैंने सीधे एम्प्रेस लिंगजोंग को अपनी बाहों में उठा लिया। ऐसे हालात में सच कहूं तो किसी का भी कंट्रोल उड़ जाता है। अगर कोई और होता तो अब तक लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता। इसने मुझे उठा लिया। इस पॉइंट पर एम्प्रेस लिंगजुआंग का दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था। उसने स्ट्रगल करके खड़े होने की कोशिश की, पर उठने से पहले ही मैंने उसको फोर्स से वापस बेड पर दबा दिया। मैंने ब्रश से फटाफट पेपर पर कुछ वर्ड्स लिखकर उसे दिखाए। अगर मरना नहीं चाहती तो चुपचाप बिना हिले लेटी रहो। अगर तुम मेरी शक्ल देखती तो पहले वाला केयरिंग नेचर एकदम गायब था। इंजर्ड है,
फिर भी आराम से लेटना नहीं आता इनको। ये औरतें ना हमेशा मुसीबत होती हैं, कहीं मेरे कमरे में ही इसकी डेथ ना हो जाए। मुझे कहाँ पता था कि एम्प्रेस लिंगशुआंग मेरी ये इनर कंप्लेंट्स भी सुन रही थी। एक एक्सट्रीम सेंस ऑफ इनजस्टिस उसके माइंड में हिट कर गई। पहले जो टीयर्स वह बाखूबी कंट्रोल कर रही थी, वह डैम टूटने पर आने वाले फ्लड की तरह उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली बहने लगे। वह रोती हुई ऐसी लग रही थी कि किसी को भी दया आ जाए। मैं परेशान होकर अपना सर खुजा रहा था। अब रो क्यों नहीं है? मैंने कोई बुलिंग थोड़ी की है तुम्हारी। काफी देर कंफ्यूज होने के बाद मैंने सोचना छोड़ दिया। अगर मैंने थोड़ी और देर लगाई तो इनके ब्लड मैजिक का साइड इफेक्ट पूरी बॉडी में फैल जाएगा और बात बहुत बिगड़ जाएगी। इसलिए मैंने एक्शन लिया और अपने 2 फिंगर्स से एम्प्रेस लिंगशुआन के प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना शुरू किया। एम्प्रेस लिंगशुआन की बॉडी कंटिन्यूअसली शेक कर रही थी, पर मैंने सब इग्नोर किया और अपने फिंगर्स से लगातार उनकी बॉडी के अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पर एनर्जी रिलीज की। एम्प्रेस लिंगशुआन का फेस पूरी तरह रेड हो गया था। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उनकी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, पर फिर भी शर्म से उनकी चीखें रोकना मुश्किल हो रहा था। वह एक अनमैरिड और प्योर ले थी। उसने किसी मर्द को इतने करीब से खुद को टच करने की परमिशन आज तक नहीं दी थी। काफी देर तक एनर्जी बैलेंस करने के बाद आखिर मैंने अपने हाथ हटाए और एक लंबी सांस छोड़ी। चलो, आखिरकार पॉइजन कंट्रोल में गया। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मुझे बस हर दिन सेक्ट को स्वीप करना था और मेरी पावर बढ़ती रहती, पर कंडीशन बस एक थी, जब तक मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ना बन जाऊं अपनी पावर एक्सपोज नहीं करनी। 10 साल हो गए यहाँ आए हुए। मैं रोज स्वीप करता और मेरी पावर लेवल रैपिडली इंक्रीज होती। 1-2 साल में मैं कंप्लीटली इनविंसिबल हो जाऊंगा। सोचा था सेक्ट में आराम से लो प्रोफाइल रहूंगा, पर एक दिन पता चला सेक्ट मास्टर एम्प्रेस लिंगशुआंग सीरियसली इंजर्ड हैं और सेक्ट को डिसबैंड करना चाहती हैं। मैं तो पैनिक हो गया। मुझे लगा कोई बहुत बड़ा डेंजर है, पर पता चला बस कुछ डीमन लॉर्ड्स आ रहे हैं। एम्प्रेस लिंगशुआंग ने बताया कि कैसे कुछ डीमन लॉर्ड्स ने उन पर एम्बुश किया, जिससे उनकी पावर अर्थ रेल्म तक ड्रॉप हो गई। सब ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे और भी टेंस हो गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी। एल्डर्स के लटके हुए चेहरों को देखकर मैं अंदर ही अंदर स्नेयर कर रहा था। बस इतने में ही डर गए। एक एक को देखो, बिल्कुल यूजलेस लग रहे हैं। अगर तियांडाओ सेक्ट के एंसेस्टर्स अभी कब्र से उठकर आ जाएं तो कसम से इनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारेंगे। मेरे माइंड में ये बात आते ही एम्प्रेस लिंगजोंग का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गया। कौन बोला? एम्प्रेस लिंगजोंग का चेहरा अचानक अजीब हो गया। कौन बोला? एम्प्रेस लिंगजोंग ने तुरंत अपने हेवन एंड अर्थ मिरर की स्पिरिट एनर्जी रिलीज की। एक एक घास का तिनका उनके कंट्रोल में था, पर उन्हें कोई सस्पिशियस इंसान नहीं मिला। क्या ये मेरा इल्यूजन था? एम्प्रेस लिंगजुआंग अपने मन में मम्बल करती हुई इस बात को वहीं छोड़ दिया। फिलहाल तियांडाओ सेक्ट के डिसाइपल्स का सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डिसाइपल्स काफी देर तक साइलेंट रहे, फिर आखिरकार किसी ने हिम्मत जुटाई और बोला, एम्प्रेस से एक सवाल है, अगर हम सब चले गए तो आप और एल्डर्स का क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को तो लेनी ही थी। उनका एक्सप्रेशन एकदम फर्म था। हम तियांडाओ सेक्ट को डिफेंड करेंगे, चाहे उसके लिए मरना ही क्यों पड़े। ऑर्डिनरी डिसाइपल्स जा सकते हैं, पर सेक्ट के मास्टर और एल्डर्स होने के नाते हमें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। जिस डिसाइपल ने पहले आवाज उठाई थी, उसकी आंखों में अब एक डिटर्मिनेशन था। मैं भी सेक्ट को प्रोटेक्ट करूंगा आखिरी सांस तक। उसके बाद और भी लोग बोल पड़े, मैं भी सेक्ट के साथ मरूंगा, डीमंस के खिलाफ लड़ूंगा। तियांडाओ सेक्ट के सभी डिसाइपल्स का जोश बिल्कुल हाई था, पर मैं उनका ये ड्रामा देखकर सोच रहा था, ये सब के सब इडियट हैं क्या? पता नहीं किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हैं। रुकने का सीधा मतलब है सुसाइड करना, फिर भी इतने एक्साइटेड हैं। इनके दिमाग में पक्का कोई प्रॉब्लम है। हालांकि मैं ये सोच रहा था, पर फिर भी इन तियांडाओ सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे मन की बातें एम्प्रेस लिंगशुआन से छुपी नहीं थी। एम्प्रेस लिंगशुआन वैसे तो कंफ्यूज थी, पर उन्हें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ये जरूर किसी न किसी के इनर थॉट्स थे और वो इंसान तियांडाओ सेक्ट में ही था। पर अगले ही सेकंड उन्हें अपने माइंड में दोबारा एक आवाज सुनाई दी, कुछ भी कहो। एम्प्रेस लिंगजोंग ये बुढ़ी औरत दिखती तो बड़ी हॉट है। तियांडाओ सेक्ट में 10 साल से हूँ, एक ऑर्डिनरी स्वीपर, और आज पहली बार मैंने एम्प्रेस लिंगजोंग को देखा है। ये फिगर तो बिल्कुल टॉप मॉडल्स जैसी है। ऐसी बॉडी देखकर लगता है इसके तो बच्चे भी फिट होंगे। अगर मैं इसे घर ले जाऊं तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, पर अफसोस अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मैं स्वीप करते करते इनविंसिबल लेवल तक नहीं पहुंच जाता, इस ब्यूटी को अपनी वाइफ नहीं बना सकता। इन बातों ने एम्प्रेस लिंगशुआंग को गुस्से से दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। एक एम्प्रेस होने के नाते उसने ऐसी चीप बातें अपने बारे में पहले कभी नहीं सुनी थी। स्वीप करना। एम्प्रेस लिंगशुआंग अचानक चौंक गई। उसे एक की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसने दोबारा अपनी स्पिरिट एनर्जी स्कैन करने के लिए नीचे भेजी और जल्द ही मुझे ढूंढ लिया। वहाँ काफी लोग थे, पर इस वक्त झाड़ू पकड़े हुए सिर्फ मैं अकेला था। एम्प्रेस लिंगशुआंग ने दूर से मुझे देखा, थोड़ा सोचा और मुझे सीधा एक्सपोज नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि आखिर मेरा प्लान क्या है, पर एम्प्रेस का वो लुक मेरे लिए कुछ अलग ही था। क्या उस बुढ़ी औरत ने अभी मुझे देखा? कहीं उसने मुझे पकड़ तो नहीं लिया? पर मैंने इस थॉट को तुरंत डिसमिस कर दिया।
अर्थ रेल्म का एक मामूली सा कल्टीवेटर मुझे कभी डिस्कवर नहीं कर सकता। मेरी बातें सुनकर एम्प्रेस लिंगशुआंग की नजरें मुझ पर और भी ज्यादा शार्प हो गई, जिसने मुझे और भी कंफ्यूज कर दिया। इस बुढ़ी औरत को प्रॉब्लम क्या है? मुझे घूर क्यों रही है? कोई बीमारी है क्या इसको? इस वक्त एम्प्रेस लिंगशुआंग अंदर से इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसकी मुट्ठियां कस के बंध गई। फिर भी उसने मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। बेशर्म इंसान, इस मैटर के बाद मैं तुझे पक्का सबक सिखाऊंगी। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। डिसाइपल्स का जोश ठंडा होने के बाद वहां एक अजीब सी साइलेंस और फियर छा गया, पर वो डर उनकी अपने सेट के लिए जान देने की डिटर्मिनेशन को तोड़ नहीं पाया। इस वक्त तियांडा सेट से थोड़ी ही दूर डार्क एनर्जी तेजी से सर्ज हो रही थी। उसमें 4 शैडोज थे, बिल्कुल वही डीमन लॉर्ड्स जिनका जिक्र एम्प्रेस लिंगशुआन ने किया था। सोचा नहीं था कि ईस्टर्न गॉड स्टेट इतना पैथेटिक होगा। इस बेकार सी जगह पर लोकल किंग बनकर राज करने का मजा ही अलग है। ये बोलकर चारों जोर से हंसने लगे। एम्प्रेस लिंगशुआंग की बॉडी के बारे में सोचकर ही उनकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई। कुछ ही देर में उस डार्क एनर्जी ने पूरे तियांडा सेक्ट को घेर लिया। वो चारों डीमंस अलग अलग शेप्स के थे, टॉल, शॉर्ट, फैट और स्किनी। उन्होंने हर एक्सट्रीम फिगर को पार कर लिया था। उन्हें देखकर मैं अंदर ही अंदर स्नेयर किए बिना नहीं रह सका। सब के सब अगली फ्रीक्स। बदसूरत होना तुम्हारी गलती नहीं है, पर बाहर आकर लोगों को डराना बिल्कुल गलत बात है। उन चारों का पावर लेवल मुझसे छुपा नहीं था। एक अर्थ रेल्म के इनिशियल स्टेज में था और बाकी 3 हाफ अर्थ रेल्म की पीक पर थे। बस इतनी सी पार लेकर ये तियांडा सेक्ट में चौड़े हो रहे हैं। लगता है एम्प्रेस लिंगजुआंग, ये बुढ़ी औरत वाकई किसी काम की नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरे इन शब्दों ने एम्प्रेस लिंगजुआंग को पूरी तरह शॉक कर दिया था। पर मैं एक बात में गलत था। अगर इन चारों डीमन लॉर्ड्स ने स्नीक अटैक नहीं किया होता तो एम्प्रेस लिंगजुआंग इतनी आसानी से हारती नहीं। इस वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स के लेवल्स इस तरह डिवाइडेड थे: बॉडी टेम्परिंग, ची गैदरिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, ब्लड कंडेंसेशन और मॉर्टल ब्रेकिंग। ये ह्यूमन पाथ के 5 स्टेजेस थे, जो कल्टीवेशन का बेसिक एंट्री लेवल था। ह्यूमन पाथ के बाद आता है किंग पाथ, विजडम ओपनिंग, कोर फॉर्मेशन, नासेंट सोल, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइड डिफाइनिंग, और उसके भी ऊपर है अर्थ पाथ, हाफ अर्थ, अर्थ रेल्म, इनविंसिबल, सुप्रीम, सॉवरेन। अर्थ पाथ के ऊपर है हेवन पाथ, ह्यूमन इमॉर्टल, प्रोफाउंड इमॉर्टल, गोल्डन इमॉर्टल, रेड डस्ट इमॉर्टल, सेंट और गॉडहुड। हेवन डाओ को अचीव करके ही कोई सच में इस यूनिवर्स में इमॉर्टल बन सकता है। उस वक्त वह डीमंस एम्प्रेस को लालच भरी नजरों से घूर रहे थे। लिटिल ब्यूटी, अगर तुम हम चारों भाइयों को अच्छे से सेटिस्फाई करो तो शायद हम इन कीड़ों को जिंदा छोड़ने का सोच सकते हैं। अपना बकवास मुंह बंद करो। एम्प्रेस लिंगजुआंग ने बिना किसी झिझक के उन्हें गाली दी। जब मौत सामने खड़ी हो तो डरने का कोई मतलब नहीं था। काफी डिसाइपल्स ने भी आगे आकर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। अगर तुम सब इतने ही स्टबर्न हो तो फिर हमें ब्लेम मत करना। चारों ने एक दूसरे को देखा और अपना डिसीजन ले लिया। मैं पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था और अंदर ही अंदर बहुत इरिटेट हो रहा था। लड़ना है तो लड़ो ना, इतनी बकवास क्यों? कभी नहीं सुना क्या कि विलेंस हमेशा अपनी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से मारे जाते हैं? एक चींटी को मारने के लिए तलवार कौन निकालता है? मैं धीरे से झुका और कैजुअली जमीन से घास का एक तिनका तोड़ लिया। उस घास के तिनके को अपनी उंगलियों में पकड़कर मैंने एक सेटिस्फाइड नॉट दिया। इन्हें मारने के लिए इतना काफी है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा भी वेस्ट होगा। एम्प्रेस लिंगजुआंग, जो लगातार मुझे नोटिस कर रही थी, उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उन चारों डीमन लॉर्ड्स को मारने के लिए बस घास का एक तिनका यूज करने वाला हूँ। उन चारों डीमन लॉर्ड्स को खत्म करने के लिए मैंने उस घास को अपनी उंगलियों में पकड़ा और हल्के से फ्लिक कर दिया। उसमें कोई खतरनाक ऑरा फील नहीं हो रहा था, पर एक सॉफ्ट आवाज के साथ वह तिनका सीधे उस मोटे डीमन लॉर्ड के सर के आर पार निकल गया। एक टेरिफाइंग एनर्जी उसके माइंड में ब्लास्ट हुई। मेरे हाथों से एक अर्थ रेल्म के कल्टीवेटर को मारना मुर्गी मारने से भी आसान था। इसके बाद कोई सस्पेंस नहीं बचा। बाकी 3 भी उस मोटे डीमन जैसे ही मारे गए। ये सब एक ब्लिंक ऑफ एन आई में खत्म हो गया। जो चारों डीमन लॉर्ड्स अभी तक कितना एटीट्यूड दिखा रहे थे वो इंस्टेंटली खत्म हो गए। मेरे और एम्प्रेस लिंगशुआंग के अलावा, जो मेरी इंटरनल आवाज सुन सकती थी। बाकी तियांडा सेक्ट के डिसाइपल्स को कुछ पता ही नहीं चला कि वहाँ क्या हुआ, क्योंकि वो डार्क ऑरा हर जगह फैला हुआ था। उन्होंने तो ऑलरेडी मरने की तैयारी कर ली थी, पर अचानक उन चारों डीमन लॉर्ड्स का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा था? वह डार्क ऑरा अचानक खत्म होने लगा। फिर भी किसी ने अपना गार्ड डाउन नहीं किया, बल्कि उनका फियर और बढ़ गया। उन्हें लगा कि ये किसी और भी बड़े प्लान का हिस्सा है। सभी डिसाइपल्स बस घूर रहे थे कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। सभी डिसाइपल्स उस गायब होते हुए डार्क ऑरा को घूर रहे थे। धीरे धीरे वह इविल एनर्जी कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई। पर जब उन्होंने अपने सामने का सीन देखा, किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक एल्डर ने कांपते हुए शब्दों में कहा, वाह, मर गए। अभी तो सेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाला था और अब सब नॉर्मल है। ये किसी सपने जैसा लग रहा था। पहले वहां एक पिन ड्रॉप साइलेंस था और फिर तियांडाओ सेट की मेन पीक पर खुशी का एक धमाका हुआ।
बिना किसी सपोर्ट के उनके दिलों में सिर्फ पहले का वह डर बचा था। मैं उन सब के रिएक्शन को देख रहा था और अपने आप से मम्बल कर रहा था, रो क्यों रहे हैं ये सब? तुम्हें किसी भगवान ने नहीं बचाया है, मैंने बचाया है तुम इडियट्स को। एम्प्रेस लिंगजुआन चुप थी, पर उसकी चमकती आंखों से मैं फील कर सकता था कि उसके दिल में तूफान चल रहा है। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसने कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। वो क्लियरली जानती थी कि उन चारों डीमंस की मौत मेरे उस घास के तिनके की वजह से हुई है। घास का एक तिनका जिसने एक अर्थ रेल्म और 3 हाफ अर्थ रेल्म कल्टीवेटर्स को इजीली तबाह कर दिया। ये किस लेवल की टेरिफाइंग पावर है? एम्प्रेस लिंगजुआंग अब पक्का समझ चुकी थी कि मैं कोई टॉप टायर हिडन एक्सपर्ट हूँ। मेरी पावर लोगों के इमेजिनेशन से भी बाहर है। ऐसी टेरिफाइंग पावर रखने वाला इंसान मेरे तियांडा सेक्ट में क्या कर रहा है? एम्प्रेस लिंगजुआंग चाहे कितना भी सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था। खैर जो भी हो, अभी तियांडा सेक्ट का सेफ होना एक बहुत बड़ी बात थी और मेरे लिए मैं अब शांति से स्वीप करना कंटिन्यू कर सकता था। पर अचानक मेरा फेस बिल्कुल फेल हो गया। बिना किसी डाउट के सिस्टम का पनिशमेंट आ ही गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट, होस्ट ने अपनी पावर एक्सपोज की है। रिजल्ट, 8 घंटे के लिए स्पीकिंग एबिलिटी डिसेबल्ड। मैंने राहत की सांस ली। आखिर किस बेवकूफ ने मुझे नोटिस कर लिया? कुछ देर बाद तियांडा सेट के सभी लोग आखिर उस शौक से बाहर आए। एम्प्रेस लिंगशुआन ने आखिरकार बोलना शुरू किया। तियांडा सेक्ट का क्राइसिस अब खत्म हो चुका है, आप सब अब जा सकते हैं। इस वक्त मैं बस इस ड्रामा से जितना हो सके दूर जा चाहता था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई पीछे से मुझे घूर रहा है। मैंने जस्ट मुड़कर देखा ही था कि पीछे से एम्प्रेस लिंगशुआन की आवाज आई, तुम रुको। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं अपने मन में सोचने लगा, वह पक्का मुझे तो नहीं बुला रही ना। एक ऑर्डिनरी स्वीपर को रोकने के लिए द ग्रेट एम्प्रेस आवाज क्यों लगाएगी? ये सोचकर मैंने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ना शुरू किया। तुम झाड़ू लगाने वाले डिसाइपल, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मैं पूरी तरह शॉक में था। क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था, मैंने बस एक कंफ्यूज लुक के साथ एम्प्रेस लिंगशुआन को देखा। यहाँ आओ। उनका ऑर्डर सुनते ही मैं धीरे धीरे चलकर एम्प्रेस लिंगशुआन के पास गया। थोड़ा करीब आने पर एम्प्रेस लिंगशुआन की फिगर पूरी तरह मेरी नजरों के सामने थी। ये फिगर सच में माइंड ब्लोइंग है। मेरा यह थॉट सुनते ही एम्प्रेस लिंगशुआन को समझ आ गया कि मैं क्या सोच रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। परवर्ट। पर चूंकि एम्प्रेस लिंगजोंग मेरी टेरिफाइंग पावर जानती थी, उसने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की और मैं खुद अपनी पावर एक्सपोज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी मुझे सीधा कन्फ्रंट नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? एम्प्रेस लिंगशुआन ने बस कैजुअली पूछा था। पर यह सवाल सुनकर मेरे दिमाग में आइडिया ही बदल गया। लो हो गया शुरू। पहले नाम पूछो, फिर हॉरोस्कोप, फिर पूछोगी कि मेरे पास खुद का घर और गाड़ी है या नहीं, और फाइनली प्रपोजल। मुझे पता था ये बुढ़ी औरत मेरी बॉडी पर लाइन मार रही है, इसके इरादे ठीक नहीं है। मेरे ये थॉट सुनकर एम्प्रेस लिंगशुआन कंप्लीटली शॉक हो गई। वो तो बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करके थोड़ी जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। उसे क्या पता था कि मैं इसका इतना गलत मीनिंग निकाल लूंगा। इस ईस्टर्न गॉड स्टेट में पता नहीं कितने ही लोग लिंगशुआन के दीवाने थे। वह ना सिर्फ पावरफुली टेरिफाइंग थी, बल्कि उसे ईस्टर्न गॉड स्टेट की नंबर 1 ब्यूटी भी माना जाता था। अनगिनत टॉप टियर जीनियसेस उसकी एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। तुम जा सकते हो। शांत होने के बाद एम्प्रेस लिंगजोंग ने कोल्डली कहा। अब वह मुझसे ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर कॉन्वर्सेशन थोड़ी और चली तो शायद मैं हमारे बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लूंगा। मेरे जाने के काफी देर तक एम्प्रेस लिंगजुआन वहीं सोचती रही। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। मेरी लोकेशन ट्रैक करते ही उसकी फिगर वहां से गायब हो गई। एम्प्रेस लिंगजुआन जैसे ही पीछे पहाड़ पर पहुंची, उसने मेरी कंप्लेंट सुनी। बार बार खुद को बुढ़ी औरत सुनकर इसका मन किया कि वह आकर मेरे साथ ही खत्म हो जाए। नीचे अपनी हट में मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। सच कह रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो पूरे तियांडा सेक्ट की एक छोटी सी डिटेल भी मेरी आंखों से नहीं बच सकती। ये औरत तो फेविकोल की तरह चिपक गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही। एम्प्रेस लिंगशुआन को इस बात से बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि मैंने उसे स्पॉट कर लिया है, पर लाइफ में पहली बार किसी ने उसे ऐसे वर्ड से बुलाया था। ईस्टर्न गॉड स्टेट में पता नहीं कितने लड़के उसकी अटेंशन पाने के लिए पागल रहते थे, तो मेरे लिए वह चिपकू कैसे बन गई? अब जब पकड़ी गई थी तो एम्प्रेस लिंगशुआन ने छुपना बंद किया और सीधे मेरी हट के सामने आकर लैंड किया। मुझे मजबूरन दरवाजा खोलकर बाहर आना पड़ा और मैंने तुरंत एकदम शॉक दिखने का नाटक किया। मैं बोलना चाहता था, पर सिस्टम के पनिशमेंट की वजह से एक लफ्ज नहीं निकाल पाया, बस अजीब से इशारे कर रहा था। मेरा ये नाटक देखकर एम्प्रेस लिंगजुआन थोड़ी सरप्राइज हुई। तुम गूंगे हो? मेरे दिमाग में तुरंत गाली निकल आई। तू गूंगी? तेरा पूरा खानदान गूंगा, मैं बस टेम्पररी बोल नहीं सकता। एम्प्रेस लिंगजुआन मेरे इनर थॉट सुनकर समझ गई कि मैं किसी की अटेंशन नहीं चाहता। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, मैंने पेपर और पेन निकाल कर लिखा, मैं बस बॉडी टेम्परिंग स्टेज 7 पर हूँ, मुझे भूख लगती है और अब मैं खाना बना जा रहा हूँ। एम्प्रेस, क्या आपको कोई काम था? मेरे इस मैसेज में उसे भगाने का क्लियर हिंट था, पर एम्प्रेस लिंगशुआन ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम अपना काम करो,
मैं यहीं वेट करूंगी। पर जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था, एम्प्रेस लिंगशुआन का सर चकरा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसे पकड़ लिया। तब जाके मुझे समझ आया कि एम्प्रेस की प्रीवियस इंजरी बहुत सीरियस थी और अब उसका बैकलैश शुरू हो गया था। एम्प्रेस लिंगशुआन का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसके कपड़े टोटली गीले थे, इतने क्लोज होने की वजह से। मैंने मुश्किल से एक घूंट निगला और तुरंत अपनी नजरें हटा ली। दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई, वरना डर था कि कहीं कंट्रोल खोकर कोई जानवर वाली हरकत ना कर बैठूं। उसकी कंडीशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल थी। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उसकी डेथ पक्की है। मैंने बाय चांस पास्ट में एक हीलिंग टेक्निक सीखी थी। सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो रही थी, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ करना। मैंने सीधे एम्प्रेस लिंगजुआन को अपनी बाहों में उठा लिया। ऐसे हालात में सच में किसी का भी कंट्रोल खत्म हो जाता। अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता। इसने मुझे उठा लिया। इस वक्त एम्प्रेस लिंगजुआन का दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक था। उसने स्ट्रगल करके खड़े होने की कोशिश की, पर उठने से पहले ही मैंने उसे फोर्स से वापस दबा दिया। मैंने ब्रश से फटाफट पेपर पर लिखा, अगर मरना नहीं चाहती तो चुपचाप लेटी रहो। अब मेरे चेहरे पर पहले वाली कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। इंजर्ड है फिर भी आराम से लेटना नहीं आता। ये औरतें ना हमेशा मुसीबत होती हैं। कहीं मैं कमरे में ही इसकी डेथ ना हो जाए। मुझे कहाँ पता था कि एम्प्रेस लिंगशुआन मेरी बातें सुन रही थी। एक एक्सट्रीम इनजस्टिस की फीलिंग उसके दिल में हिट कर गई। जो टीयर्स वो इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी, वह अब डैम टूटने पर आने वाले फ्लड की तरह बहने लगे। रोती हुई वह ऐसी लग रही थी कि किसी को भी दया आ जाए। मैं परेशान होकर अपना सर खुजा रहा था। रो क्यों रही है? मैंने तुम्हें कोई बुली थोड़ी किया है। काफी सोचने के बाद मैंने दिमाग लगाना छोड़ दिया। अगर मैंने और टाइम वेस्ट किया तो इंजरी का डार्क एनर्जी उसके ब्लड में फैल जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैंने एक्शन लिया और अपनी 2 फिंगर से एम्प्रेस लिंगशुआन के प्रेशर पॉइंट्स पर हिट करना शुरू किया। एम्प्रेस लिंगशुआन की बॉडी कंटिन्यूअसली ट्रेंबल कर रही थी, पर मैंने सब इग्नोर किया और मेरी फिंगर्स लगातार उसकी बॉडी के अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पर एनर्जी भेज रही थी। एम्प्रेस लिंगशुआन का फेस पूरी तरह रेड हो गया था। हालांकि वो जानती थी कि मैं यह सब उसकी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, पर फिर भी शर्म से उसकी हालत खराब थी। वो एक प्योर लेडी थी। उसने आज तक किसी मर्द को खुद को इतना क्लोज टच करने नहीं दिया था। काफी देर के बाद मैंने आखिरकार अपने हाथ हटाए और एक लंबी सांस ली। चलो, आखिरकार पॉइजन कंट्रोल में आ गया। कल्टीवेटर्स जो सोल वुड पहनते हैं वो जनरली अंगूठे के साइज का होता है। आधा पाम साइज होना भी बहुत रेयर है। पर अभी एम्प्रेस श्वेंचिंग ने क्या देखा? ये पूरी की पूरी बेड ही सोल नरिशिंग वुड से बनी थी, वह भी 10,000 ईयर टॉप क्वालिटी वुड। शायद हेवन डाउ अचीव करने वाले गोल्डन इमॉर्टल लेवल कल्टीवेटर्स को भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता होगा। इसे कंपेयर करें तो लोग छोटा सा वुड पहनकर घूमते हैं, वह तो एकदम गरीब है। सोल नरिशिंग वुड का पूरा बेड बनाना, यह होता है असली बॉस मूव। ऐसे डिवाइन आइटम्स खुद को छुपा लेते हैं। अगर वो बाय चांस इस झोपड़ी में नहीं आती तो कैसे पता चलता कि इस कमरे में इतने सारे खजाने हैं जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पागल कर सकते हैं। एम्प्रेस शुआनचिंग का तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई भारी हैमर अंदर स्ट्राइक कर रहा हो। हेवन दाओ इज अनफेयर। हेवन दाओ इज एक्सट्रीमली अनफेयर। इस कमरे के अंदर एम्प्रेस शुआनचिंग को अपने आप पर शर्म आ रही थी। इतने सारे टेरिफाइंग ट्रेजर्स के सामने उसे लग रहा था जैसे वह किसी गरीब खानदान से आई हो जिसने दुनिया ही नहीं देखी। वह एक एम्प्रेस थी। उसने लाइफ में पहले कभी ऐसा फील नहीं किया था। इस शॉक के बीच एम्प्रेस श्वानचिंग का डाउट और बढ़ गया। आखिर इस चेंग की असली आइडेंटिटी क्या है? क्या वह सच में तियांडाओ सेक्ट का कोई हिडन एंसेस्टर है? पर तियांडाओ सेक्ट के एंसेस्टर्स इतने अमीर कब से हो गए? तियांडाओ सेक्ट के पुराने एंसेस्टर्स कैसे थे? ये बात एम्प्रेस श्वानचिंग से बेहतर कोई नहीं जानता था। जब उसने तियांडाओ सेक्ट ज्वाइन किया था तो ये बस एक सेकंड रेट सेक्ट था। अर्थ रेल्म छो, वहाँ हाफ अर्थ लेवल का भी कोई नहीं था। उसका मास्टर शंगयांग जेनरिन, जो तियांडाओ सेक्ट का नेता था, वह मुश्किल से वॉइड रिफाइनिंग स्टेज में एंटर किया था। जब वह मॉडल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था उसने एम्प्रेस श्वानचिंग का रेयर टैलेंट नोटिस किया और बार बार उसे अपना डिसाइपल बनाने उसके घर गया। पर हर बार एम्प्रेस की फैमिली ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। सच कहूँ तो शांगयांग जेनरन में किसी कल्टीवेटर वाली वाइब ही नहीं थी। बाकी कल्टीवेटर्स एकदम डिवाइन और ग्रेसफुल लगते थे और वे बिल्कुल किसी स्ट्रीट स्कैमर जैसा लगता था। ये तो एम्प्रेस शॉन्चिंग की मेहनत थी जिसने तियांडाओ सेक्ट को इतना ग्रो किया और ईस्टर्न गॉड स्टेट के टॉप 5 सेक्ट्स में ला खड़ा किया। अगर तियांडाओ सेक्ट का सच में कोई एंसेस्टर होता तो एम्प्रेस मान भी लेती। आखिरकार शांगयांग जेनरन के हिसाब से पास्ट में तियांडाओ सेक्ट बहुत बहुत ग्लोरियस था और ईस्टर्न गॉड स्टेट में उसकी एक अलग रिस्पेक्ट थी। पर तियांडाओ सेक्ट के पास चेनी जैसा कोई इंसेनली रिच एंसेस्टर होगा, ये बात एम्प्रेस श्वानचिंग किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अगर सच में कोई ऐसा एंसेस्टर होता तो सेक्ट की इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती थी? एम्प्रेस श्वानचिंग अभी कमरे में चारों तरफ देख रही थी। आज उसे पता लगाना ही था कि इस कमरे में आखिर कितने ट्रेजर्स छुपे हैं। बाहर चेनी स्टोव के पास बिजी था। अंदर हट से बर्तनों के टकराने की आवाजें सुनकर वह कंफ्यूज हो गया।
वह बुढ़ी औरत अंदर कर क्या रही है? अभी जरा सी ठीक हुई नहीं कि इतना शोर मचाने लगी। अगर दोबारा बीमार पड़ी तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये औरतें सच में बहुत मुसीबत होती हैं। इतना सब सोचने के बाद भी अंदर जाकर चेक करने का उसका कोई प्लान नहीं था। अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद एम्प्रेस श्वानचिंग को फेस करना चेन के लिए बहुत ऑकवर्ड था। बड़ी मुश्किल से तो उसे अवॉइड करने का चांस मिला था, तो पक्का इससे मुझे तो बस आराम करना है। उसे जो तोड़ फोड़ करनी है करने दो, वैसे भी यहाँ कोई काम की चीज नहीं है। अंदर एम्प्रेस श्वानचिंग चन्नी के माइंड की आवाज सुनकर गुस्से से पागल हो रही थी। तुम्हें यहाँ कोई काम की चीज नहीं दिख रही? 10,000 ईयर टॉप क्वालिटी प्लम चिकन वुड, सोल नरिशिंग वुड, प्रोफाउंड आइज डिवाइन बैम्बू, गोल्डन एसेंस इंसेंस। यहाँ तक कि जो लकड़ी मैंने हाथ में पकड़ी है वह पक्का फीनिक्स पैरासॉल वुड है। अगर ये सच है तो ये एक असली डिवाइन आर्टिफैक्ट है। किसी टॉप लेवल रिफाइनर को ये लकड़ी मिल जाए तो वह इससे कई डिवाइन वेपन्स बना सकता है। किस्मत अच्छी रही तो होली वेपन बनाना भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो हर हर रिफाइनर का लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है। और यहाँ इतने सारे हेवनली ट्रेजर्स को चेन ने ऑर्डिनरी फर्नीचर बनाकर रखा है। अगर ये बात बाहर पता चल जाए तो ना जाने कितने रिफाइनर्स रो रो कर अपनी जान दे देंगे। ये तो हेवनली आइटम्स की आउटराइट बेइज्जती है। कुछ देर बाद चन्नी ने खाना तैयार किया और बाहर ले आया। वह बिल्कुल सिंपल व्हाइट पॉरेज था जिस पर थोड़े हरे प्याज गार्निश किए हुए थे जो मोतियों की तरह चक रहे थे। उसे देखते ही किसी की भी भूख तेज हो जाए। साथ में यार्ड की फ्रेश बॉक्स चॉय थी जिसमें से गजब की अरोमा आ रही थी। खाना लेकर जैसे ही चन्नी कमरे में गया, सामने का सीन देखकर उसके होश उड़ गए। जो कमरा एकदम क्लीन था वह पूरी तरह मेस बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई भयंकर बैटल हुई हो। और वह हाई एंड माइटी फेरी जैसी दिखने वाली एम्प्रेस श्वानचिंग एक लकड़ी के बकेट को गले लगाए बैठी थी। उसकी हल्की हल्की आवाज आ रही थी, फीनिक्स पैरासॉल वुड। ये सच में फीनिक्स पैरासॉल वुड है। पर चैन यी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एम्प्रेस श्वानचिंग को गुस्से से घूर रहा था। उसके माथे की नसें तन गई थी। एक नीट फ्रीक होने के नाते वह यह कचरा कैसे बर्दाश्त करता। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और दांत पीसते हुए बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। एम्प्रेस, ये सब क्या है? पेपर पे लिखे वर्ड से भी चैनी का गुस्सा फील हो रहा था। उसने मुंह फेर लिया। डर था कि अगर एक सेकंड और देखा तो इस एम्प्रेस शॉन्चिंग को सीधा कमरे से बाहर फेंक देगा। ये बुढ़ी औरत किसी काम की नहीं है, बस नुकसान करना आता है। पिछले जन्म में पक्का कोई हस्की कुत्ता होगी। मानना पड़ेगा, घर तोड़ने में एक्सपर्ट है। मेरे पैर धोने वाले बकेट को ऐसे गले लगाकर बैठी है जैसे कोई खजाना हो। ये कैसा अजीब फेटिश है? एम्प्रेस श्वानचिंग को नहीं पता था कि हस्की क्या होता है, पर पैर धोने वाला बकेट, ये वर्ड्स उसे एकदम क्लियर सुनाई दिए। जिस बकेट को वह इतनी देर से प्यार से गले लगा रही थी वह पैर धोने का बकेट था। ये रियलाइज होते ही एम्प्रेस श्वानचिंग के मुंह से एक चीख निकली और उसने तुरंत उस बकेट को जमीन पर पटक दिया। आज तो बेइज्जती की हद हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खड़ी रहे या बैठ जाए। अगर जमीन फट जाती तो वह पक्का उसके अंदर छुप जाती। ईस्टर्न गॉड स्टेट की द ग्रेट एम्प्रेस श्वानचिंग, जिसके एक इशारे पर तूफान आ जाते हैं, उसने आज ऐसी हरकत की थी। अब वह किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएगी? हकलाते हुए एम्प्रेस श्वानचिंग ने आखिरकार अपने बचाव में एक बहाना बना लिया। अभी अभी मुझे इस कमरे में कुछ इविल ऑरा फील हुआ था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। बहाना बहुत खराब था पर फिलहाल खुद को तसल्ली देने के लिए काफी था। इविल ऑरा, मुझे तो तुम ही सबसे बड़ी इविल लग रही हो। दांत पीसते हुए चेनी ने पेपर पर लिखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वर्ड्स उसने बड़े गुस्से में लिखे थे। ये सब होने के बाद चेनी ने एम्प्रेस श्वानचिंग को पूरी तरह इग्नोर किया। थोड़ा मेस क्लीन किया और खाना खाने बैठ गया। एम्प्रेस श्वानचिंग भी आखिरकार नॉर्मल हो गई और वापस अपने उसी हाई एंड माइटी कोल्ड एटीट्यूड में आ गई। पर अंदर ही अंदर उसका माइंड पूरी तरह बदल चुका था। जब भी उसकी नजर चेनी पर पड़ती वह तुरंत अपनी आंखें चुरा लेती, पर फिर भी बार बार उसे ही देखना चाहती थी। ये इंसान आखिर है कौन? चेनी को इतने मजे से खाता देख और उस खाने की अमेजिंग अरोमा सूंघकर एम्प्रेस श्वानचिंग, जिसने 1000 सालों से मॉडल खाना नहीं खाया था, उसके अंदर भी भूख जाग उठी। उसने मुश्किल से अपना घूंट निगला और खुद को कंट्रोल किया। वो ऑलरेडी कह चुकी थी कि वो इनिडिया प्रैक्टिस करती है। अब वो अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती थी। आज के दिन में उसकी इज्जत ऑलरेडी जमीन पर रगड़ी जा चुकी थी। पर फिर भी एम्प्रेस श्वानचिंग अपने एटीट्यूड में थी। एक अर्थ रेल्म एक्सपर्ट का प्राइड ऐसे खत्म नहीं हो सकता। पर तभी उसके पेट से जोर से गुड़गुड़ाने की आवाज आई। कमरा एकदम शांत था और इस पिन ड्रॉप साइलेंस में ये हल्की सी आवाज भी किसी स्पीकर पर बजने जैसी लग रही थी। एम्प्रेस श्वानचिंग शर्म से पानी पानी हो गई। वह बस वहीं खड़ी फ्रीज हो गई और उसकी नजरें चेनी से टकराई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक एम्प्रेस हूँ। मैंने कब से मॉडल खाना छोड़ दिया है, फिर मेरे पेट से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है? अगर कोई और वक्त होता तो ठीक था, पर इसी वक्त ऐसा होना था। उसका एटीट्यूड एक बार फिर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। आकर थोड़ा सा खा लो। उसे इस हालत में देखकर चनी को थोड़ी दया आ गई।
उसने पेपर पर लिखा और एम्प्रेस शॉनचिंग की तरफ फेंक दिया। एम्प्रेस शॉनचिंग मना करना चाहती थी, पर ना जाने क्या जादू था कि वो चुपचाप चलते हुए उसके पास आ गई, जैसे उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही ना हो। ये क्या हो रहा है? मैं एक अर्थ रेल्म एक्सपर्ट हूँ, मैं इतनी आसानी से कैसे मान गई? रुक जाओ, पक्का इस चैनी ने मुझ पे कोई मैजिक स्पेल किया है, इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ। कितना बेशर्म इंसान है। ये थॉट माइंड में आते ही एम्प्रेस शॉनचिंग को थोड़ी शांति मिली। हालांकि बेचारे चैनी को बिना मतलब के ब्लेम मिल रहा था। चैनी ने उसे एक बोल दिया। शुरू में एम्प्रेस शॉनचिंग थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी, पर एक चम्मच खाते ही उसका कंट्रोल टूट गया। इतना ऑर्डिनरी व्हाइट पॉरेज इतना डिलिशियस कैसे हो सकता है? यह उसकी लाइफ का खाया हुआ सबसे बेस्ट पॉरेज था, इसमें कोई डाउट नहीं था। एक ही सेकंड में उसकी सारी झिझक खत्म हो गई। ये बात सच है कि अच्छे खाने के सामने एक एम्प्रेस भी टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकती। उसने चॉपस्टिक से सब्जी का एक बड़ा बाइट लिया। वह फ्रेश और अमेजिंग टेस्ट तुरंत उसके मुंह में घुल गया और उसे लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी एकदम हल्की हो गई है। एम्प्रेस शॉनचिंग ने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर उसके चेहरे पर खाने का मजा साफ दिख रहा था। अचानक वह खाते खाते रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह शॉक में थीं। डाओ रिदम, उसे इस खाने के अंदर डाओ रिदम फील हो रहा था। एक अर्थ रेल्म एक्सपर्ट को भी डाओ रिदम की एक छोटी सी वेव अब्सॉर्ब करने के लिए सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर यहाँ बस 2 चम्मच खाना खाकर उसे डाओ रिदम मिल रहा था। ये कुछ ज्यादा ही इजी नहीं था। इसके कंपैरिजन में तो एम्प्रेस शॉनचिंग को अपनी प्रीवियस कल्टीवेशन ट्रेनिंग किसी सजा जैसी लग रही थी। क्या उसे कल्टीवेशन कहते भी हैं? आज चेनी ने उसे इतने शॉक्स दिए थे कि अब एम्प्रेस शॉनचिंग को झटके सहने की आदत हो गई थी। खाना खाकर डाओ रिदम मिलना, ये बात अगर पहले कोई उसे बताता तो वह कभी यकीन नहीं करती, पर अब उसने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। चनी के साथ कोई भी अनबिलीवेबल चीज हो जाए अब उसे सरप्राइज नहीं होगा। इसके बाद तो एम्प्रेस शॉनचिंग के चॉपस्टिक्स की स्पीड और भी तेज हो गई। वो भूखों की तरह खा रही थी और उसका पूरा मुंह खाने से भर चुका था। पास बैठा चनी यह सब देखकर टोटली शॉक में था। क्या इसने 1000 सालों से इनिडिया प्रैक्टिस नहीं की है? यह क्या पूरे 1000 साल का वॉल्यूम एक ही बार में पूरा करने वाली है? मेरे पास इतना राशन नहीं है भाई। चनी के माइंड की बातें एम्प्रेस शॉनचिंग ने आराम से सुन ली। शर्म से उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया, पर अब एम्प्रेस शॉनचिंग को किसी इज्जत की परवाह नहीं थी। चनी को जो सोचना है सोचने दो। उसके मुंह की स्पीड बिल्कुल स्लो नहीं हुई। बस कुछ ही सेकंड्स में पॉरेज का पूरा बोल खत्म हो गया। मुझे मुझे और चाहिए, एम्प्रेस शॉनचिंग ने थोड़ी झिझकते हुए कहा। उसका फेस अभी भी हल्का रेड था। हकलाते हुए उसने अपनी बात पूरी की। आखिरकार ये डाओ रिदम था। जब वह हेवन रेन लेवल पर थी तब भी एक सिंगल वेव डाओ रिदम अब्सॉर्ब करने में उसे सालों की एनर्जी लगती थी, और अब तो एम्प्रेस शॉनचिंग का लेवल अर्थ रेन तक ड्रॉप हो चुका था। डाओ रिदम मिलना तो उसके लिए किसी ख्वाब जैसा था, पर चैनी के यहाँ बस खाना खाने से ये पावर मिल रही थी। ये सच में अनबिलीवेबल था। अगर कोई पहले उसे ये सब बताता तो वह किसी हालत में यकीन नहीं करती, पर अब जब रियलिटी उसके सामने थी तो वह ये मौका कैसे छोड़ सकती थी? फ्री का एडवांटेज ना लेना तो बेवकूफी है। एम्प्रेस शॉनचिंग की बात सुनकर चेनी का एक्सप्रेशन थोड़ा वियर्ड हो गया। और चाहिए, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा? एम्प्रेस शॉनचिंग को और भी शर्म आ रही थी, पर उसे पता था कि चेनी अपनी पावर एक्सपोज नहीं करना चाहता, तो उसने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, जाओ और मुझे सर्व करो। एम्प्रेस शॉनचिंग का ये बॉसी एटीट्यूड देखकर चेनी की आंखें फड़कने लगी और उसका गुस्सा भड़क उठा। ये बुढ़ी औरत मुझे अपना नौकर समझ रही है। मैं इसके नखरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। चेनी ने आज तक ऐसा एटीट्यूड किसी का नहीं सहा था। अगर सच में फाइट हो जाए तो एम्प्रेस शॉनचिंग किसी भी एंगल से चेनी को हरा नहीं सकती, पर अगर उसने ऐसा किया तो उसे तियांदा सेक्ट छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार उसने 10 साल यहाँ गुजारे थे। माना कि सेक्ट के डिसाइपल से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं थी, पर फिर भी थोड़ा कनेक्शन तो था। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी यह छोटी सी झोपड़ी, मेडिसिन गार्डन और पॉन्ड छोड़ना पड़ता। अगर वो चला गया तो इन्हें कौन देखेगा? मेडिसिन खराब हो जाएगी और पॉन्ड सूख जाएगा। ये सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था। और सबसे मेन रीजन, वह बेवकूफ सिस्टम का पनिशमेंट। चेनी मन ही मन सोच रहा था और बस कॉम्प्रोमाइज करने वाला था कि अचानक एम्प्रेस शॉनचिंग की आवाज आई, प्लीज प्लीज दे दो ना, प्लीज मुझे और खाना दे दो ना। बोलते हुए उसने नजरें झुका ली। उसका चेहरा एकदम पीच ब्लॉसम जैसा खूबसूरत लग रहा था और आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसका यह लुक देखकर चेनी ने मुश्किल से अपना घूंट निकाला। ये कुछ ज्यादा ही टेम्पटिंग है। कोई खुद को कैसे कंट्रोल करे? पर अगले ही पल वह वापस होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे इन ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं। दिमाग में ये सब चल रहा था, पर चेन ये ऑलरेडी अपनी जगह से उठ चुका था। उसने चुपचाप एम्प्रेस शॉनचिंग का बोल लिया, किचन में गया और उसे पूरा भरकर उसके सामने लाकर रख दिया। उसका ये एक्शन देखकर एम्प्रेस शॉनचिंग को भी हंसी आ गई। मुंह से कुछ और एक्शन से कुछ और। चैनी का यह नाटक देखकर वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। उसके चेहरे की मुस्कान ने उसके पहले वाले एटीट्यूड और कोल्डनेस को पूरी तरह मिटा दिया था।
उसके हंसने से उसके कर्व्स भी हल्के हल्के मूव हो रहे थे, जो सच में एक माइंड ब्लोइंग नजारा था। इस वक्त उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह एम्प्रेस च्वेनचिंग है। वह बिल्कुल किसी इनोसेंट यंग गर्ल जैसी लग रही थी। चेनी ने पहले स्माइल किया और फिर तुरंत नजरें घुमा ली। कितने बड़े टेम्पटेशन! ये बुढ़ी औरत मुझे फिर से टेम्प्ट कर रही है। 1000 साल की हो गई है पर हंस ऐसे रही है जैसे कोई छोटी बच्ची हो। ये सुनते ही एम्प्रेस श्वानचिंग की खूबसूरत स्माइल पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह दांत पीसते हुए चैन ई को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। यह परवर्ट कितना ठरकी है! इसकी मेरे बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई? वो उसे गुस्से से घूर रही थी। चैनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एम्प्रेस श्वानचिंग को क्या हो गया है। पर चूंकि एम्प्रेस श्वानचिंग फ्री का खाना खा रही थी तो उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। दूसरा बोल खत्म होते ही उसकी बॉडी में एक और डाउ रिदम की वेव पैदा हुई। एम्प्रेस श्वानचिंग ने अब और नहीं मांगा। उसकी करंट स्टेट वैसे भी कुछ खास नहीं थी। वह एक लिमिट से ज्यादा डाउ रिदम डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी। स्वॉर्ड कल्टीवेशन की सीक्रेट टेक्निक और डाउ रिदम की 2 वेव्स। आज का हार्वेस्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा था। एम्प्रेस श्वानचिंग को इसे एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम लगने वाला था। ये देखकर चेन ने भी राहत की सांस ली। पॉट का सारा पॉरेज ऑलरेडी खत्म हो चुका था। अगर एम्प्रेस श्वानचिंग और मांगती तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। एम्प्रेस श्वानचिंग अपनी जगह से खड़ी हुई। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। ये सुनते ही चेनी के दिल में लड्डू फूटने लगे। आखिरकार ये बुढ़ी औरत जा रही है। पूरा दिन इसके साथ नाटक कर कर के मेरी जान निकल गई। उसने फटाफट हाँ में सिर हिलाया, जैसे उसे डर हो कि कहीं एम्प्रेस श्वानचिंग अपना प्लान कैंसिल ना कर दे। उसे रोकने का तो कोई चांस ही नहीं था। इम्पॉसिबल। एक लफ्ज भी लिखना पेपर वेस्ट करने के बराबर था। एम्प्रेस श्वानचिंग की हैवी ब्रीदिंग से उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। ये नजारा किसी का भी कंट्रोल खराब कर दे। पता नहीं ये चेनी के गुस्से की वजह से था या उसके डैमेज डाउ हार्ट की वजह से, पर उसे अपने चेस्ट में हल्का दर्द फील हो रहा था। मैं कल वापस आऊंगी, इतना बोलकर वह चेनी के आंसर का वेट किए बिना एक व्हाइट मिस्ट में बदलकर गायब हो गई। चेनी वहीं अकेला खड़ा शॉक में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बुढ़ी औरत सच में मेरे पीछे पड़ गई है। पक्का इसके इरादे ठीक नहीं है। अगर ये खुद को मुझे सौंपना चाहती है तो डील इतनी बुरी भी नहीं है। नहीं, औरतें सिर्फ मेरी तलवार निकालने की स्पीड को स्लो करती हैं। उसके जाने के बाद चेनी शांति से सोचने लगा, क्यों ना यहाँ से भाग जाऊं। अगर मैं तियांदा से छोड़ दूंगा तो ये ट्रबल खत्म हो जाएगी। उसने पलटकर अपने उस छोटे से घर को देखा जहाँ उसने 10 साल गुजारे थे। उन प्यारे फूलों और पौधों को देखा। वह छोड़ने का डिसीजन नहीं ले पाया। मजबूरी में उसने सब सिचुएशन पर छोड़ दिया। इस वक्त तक एम्प्रेस श्वानचिंग काफी दूर पहुंच चुकी थी। किसी के माइंड की आवाज सुनना बिना रिस्ट्रिक्शंस के नहीं था। यह सिर्फ एक खास डिस्टेंस तक ही काम करता था। एम्प्रेस श्वानचिंग का चेहरा अभी भी लाल था। चनी की बातें याद करके उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। जमीन पर रगड़ना बहुत बड़े हैं टेम्पटेशन। वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, पर अपनी बेइज्जती और गुस्से के साथ साथ उसे एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी फील हो रही थी। एम्प्रेस श्वानचिंग को बस एक ही बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह चेनी के माइंड की आवाज कैसे सुन पा रही है। बहुत दिमाग लगाने के बाद भी उसे कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए उसने ये बात वहीं छोड़ दी। खैर जो भी हो, एम्प्रेस श्वानचिंग ने ठान लिया था कि वह चैन ई का खाना फ्री में खाती रहेगी, अब चाहे कोई भी आ जाए। दूसरी तरफ चिंगवे जेनरन इस वक्त हुआंग डाओइस्ट की गुफा में मौजूद था। हुआंग डाओइस्ट और चिंगवे जेनरन दोनों मार्शल ब्रदर्स थे। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। चिंगवे जेनरन की बात सुनकर हुआंग डाओइस्ट की आंखों में डर और शौक था। जूनियर ब्रदर, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो हमारा तियांडा सेक्ट हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। ये सब एम्प्रेस श्वानचिंग की सीरियस कंडीशन और उनके ड्रॉप होते अर्थ रेल्म लेवल की वजह से शुरू हुआ था। तियांडा सेक्ट का मास्टर होने के नाते चिंगवे जेनरन को अच्छे से पता था कि इसका क्या मतलब है। माना कि वह चारों डीमन लॉर्ड्स मारे गए हैं, पर अभी क्राइसिस चला नहीं था। बाकी सेक्ट्स बहुत टाइम से तियांडा सेक्ट पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे थे। जैसे उन्हें एम्प्रेस श्वानचिंग की हालत के बारे में पता चलेगा, वह पक्का अटैक करेंगे। चिंगवे जेनरन ने बहुत दिमाग लगाया, पर उसे तियांडा सेक्ट को बचाने का कोई और प्लान नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उसने एक रिस्की मूव लिया। वो फॉरबिडन टेक्निक ब्लड फ्यूजन ग्रेट आर्ट का यूज करके ब्लड डीमन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा ताकि वो फोर्सिबली अपना लेवल अर्थ रेल्म तक पुश कर सके। ब्लड डीमन एक हेवन रेल्म लेवल का खूंखार मॉन्स्टर था जिसे 800 साल पहले एम्प्रेस श्वानचिंग और तियांडा सेक्ट के टॉप एक्सपर्ट्स ने सप्रेस किया था। सीनियर ब्रदर, अगर कोई और ऑप्शन होता तो क्या मैं अपनी जान खतरे में डालता। चिंगवे जेनरन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में लाचारी थी। क्या उसे फॉरबिडन टेक्निक के खतरों के बारे में नहीं पता था? इसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और अगर ये सक्सेसफुल हो भी गया तो उसके बाद चिंगवे जेनरन की लाइफ किसी नर्क जैसी बन जाएगी। आखिरकार ये एक फॉरबिडन आर्ट है। ब्लड फ्यूजन ग्रेट आर्ट में साफ लिखा था कि जो भी इस टेक्निक का यूज करेगा
वह सारी जिंदगी अपने दिल में भयंकर आग जलने के दर्द को बर्दाश्त करेगा और उसकी लाइफ सिर्फ 3 साल रह जाएगी। मरने के बाद उसकी सोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसे कभी रीइंकार्नेशन नसीब नहीं होगा। ये सच में बहुत टेरिफाइंग था। चिंगवे शेनरेन ने यह डिसीजन बहुत हिम्मत के साथ लिया था। दिल में आग का दर्द, सोल का खत्म होना, एक दर्दनाक जिंदगी और उससे भी भयानक मौत। ये सोचकर चिंगवे शेनरेन के चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ गई। हुआंग न्यू दाओइस्ट अभी और भी कुछ बोलना चाहता था, पर चिंगवे शेनरेन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सीनियर ब्रदर, अब मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है। कियाना सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए। ये बात उसने बहुत आराम से कही थी, पर हुआंग न्यू दाओइस्ट के कानों में ये किसी धमाके जैसी लगी। इस वक्त चिंगवे शेनरेन की रिस्पेक्ट उसकी नजरों में इतनी बढ़ गई थी जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो। अब जब बात यहाँ तक आ गई थी तो हुआंग न्यू दाओइस्ट ने बस एक गहरी सांस छोड़ी और कुछ नहीं बोला। रात हो चुकी थी, 5 घंटे बीत चुके थे। चैन को आखिरकार अपनी आवाज वापस मिल गई थी। वह पॉन्ड के किनारे बैठा फिशिंग रॉड पकड़े था। ये उसकी कुछ गिनी चुनी हॉबीज में से एक थी। नॉर्मली सुबह सेक्ट की सफाई खत्म करके वो दोपहर में फिश पकड़ने आ जाता, पर आज एम्प्रेस शुआनचिंग की वजह से उसका कोई मूड नहीं था, इसलिए उसे ये प्लान रात पर शिफ्ट करना पड़ा। एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकता। ऊपर आसमान में चमकता चांद था, तारों की भीड़ थी और पूरी मिल्की वे फैली हुई थी। पानी और चांद बिल्कुल मिक्स हो रहे थे। बीच बीच में ठंडी हवा से पानी में रिपल्स बनते, जिससे चांद की परछाई भी झूमने लगती। उस बुढ़ी औरत एम्प्रेस शुआनचिंग के बिना ये दुनिया कितनी पीसफुल है, चनिए ने धीरे से कहा। और तभी उसे एम्प्रेस शुआनचिंग की जाते हुए कही बात याद आ गई। मैं कल वापस आऊंगी। ये याद आते ही उसका बैलेंस बिगड़ा और फिशिंग रॉड 3 बार जोर से हिल गई। जो मछली बाइट करने वाली थी वह डरकर गहरे पानी में भाग गई। दाहुआंग को गए आधा महीना हो गया, पता नहीं कहाँ खेल रहा है। दाहुआंग का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। 10 साल पहले पहाड़ के नीचे उसे एक कुत्ता मिला था। उस वक्त चेनी भी इस वर्ल्ड में नया था। उसे उस कुत्ते में अपना अकेलापन नजर आया। इस अनजान वर्ल्ड में वो दोनों ही अकेले थे, इसलिए उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। एक इंसान और एक कुत्ता, 10 साल का साथ। पर चेनी को नहीं पता था कि उसका प्यारा दाहुआंग इस वक्त ईस्ट सी में तबाही मचा रहा है। उसका साइज इतना मैसिव था कि आसमान छू रहा था। उसका एक पैर जायंट टर्टल पर माउंट टाई की तरह रखा था। टर्टल चाहे जितनी स्ट्रगल कर ले वो 1 इंच नहीं हिल पा रहा था। उसका दूसरा पैर एक स्नो व्हाइट ट्रू ड्रैगन पर था और उसके दांत अभी भी उसे फाड़ रहे थे। व्हाइट ड्रैगन का खून चारों तरफ फैल रहा था। उसके स्केल्स लगभग उखड़ चुके थे। उस ड्रैगन ने गुस्से से आसमान की तरफ रोर किया, जिससे 9 हेवेंस की लाइटनिंग गिरने लगी। पर दाहुआंग अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बीच उसने व्हाइट ड्रैगन को अपने जबड़े में जकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। वेव्स पर चलते हुए एक ही स्टेप में हजारों मील दूर, वह पल भर में उन वेव्स के बीच गायब हो गया। वक्त बीता, एक और नया दिन शुरू हुआ। चन्नी सुबह जल्दी उठा, हल्का फ्रेश हुआ और मेडिसिन फील्ड में रीडिंग का मिशन शुरू कर दिया। ये काम उसके लिए बहुत इजी था। कुछ ही देर में मिशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही उसने माथे से पसीना पोंछा, उसके कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मेडिसिन फील्ड रीडिंग मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड आर्ट। ये ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड आर्ट एक ऐसा टेरिफाइंग दाव था जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे एक्सट्रीम लेवल तक मास्टर कर लिया जाए तो घास का एक तिनका भी सूरज, चांद और तारों को काट कर गिरा सकता है। उसने उसे बाहर निकाला, कैजुअली 2 पेजेस पलटे और फिर उस स्वॉर्ड आर्ट को अपने सिस्टम स्पेस में रख दिया। बुरा नहीं है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। तभी चेनी का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। उसे एम्प्रेस शुआनचिंग का ऑरा फील हो रहा था। ये बुढ़ी औरत तो भूत की तरह पीछे पड़ गई है, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गई। एम्प्रेस शुआनचिंग अभी तक पहुंची भी नहीं थी कि उसने चेन ई की यह इंटरनल आवाज सुन ली। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी और उसने मन ही मन उसे गाली दी। जब वह वहां पहुंची तो चेन ई ऑलरेडी मेडिसिन फील्ड से बाहर आ चुका था। एम्प्रेस, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? चेन ई ने पूछा। उसने नॉर्मल बिहेव करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी आवाज में इरिटेशन साफ था। एम्प्रेस शुआनचिंग ने थोड़ा नखरे वाले अंदाज में कहा, मेरा मन किया इसलिए आ गई। चेनी अंदर ही अंदर भाग गया और उसने एम्प्रेस शुआनचिंग को गुस्से से घूरा। इसका ये एटीट्यूड देखकर मुझे बहुत इरिटेशन होती है। इतना घमंड दिखा रही है। कल मेरे सामने रो कौन रहा था? अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो कपड़े उतार कर ऐसा मारूंगा कि सब याद आ जाएगा। चेनी की ये बात सुनकर एम्प्रेस शुआनचिंग शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे वर्ड सुनने पाएंगे। वह कुछ बोलने ही वाली थी, पर तभी उसकी नजर चेनी के हाथ में पकड़ी हुई एक मुर्गी पर पड़ी। ये मुर्गी चेनी ने मेडिसिन फील्ड में पाला था। प्लान था कि ये कीड़े खाएगी, पर कीड़े तो पता नहीं, ये आधी हर्ब्स खुद ही खा गई थी। एम्प्रेस शुआनचिंग उस मुर्गी को घूर रही थी। उसकी आंखों में डाउट था। पता नहीं क्यों उसे ये मुर्गी बहुत ऑर्डिनरी नहीं लग रही थी। उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी रिलीज करके ध्यान से स्कैन किया। जैसे ही उसने फोकस किया उसके होश उड़ गए। ये कोई ऑर्डिनरी मुर्गी नहीं थी, ये क्लियर कट एक फीनिक्स था। अगर स्ट्रिक्टली कहा जाए तो उसके अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन था। बस इतना ही किसी को डराने के लिए काफी था। फीनिक्स सभी परिंदों का राजा होता है,
इस दुनिया की सबसे पावरफुल रेसेस में से एक। अगर किसी के अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन की एक बूंद भी हो तो वह एग्जिस्टेंस बहुत नोबल मानी जाती है। तुम इस मुर्गी का क्या करने वाले हो? एम्प्रेस स्वानचिंग ने हकलाते हुए पूछा। मुर्गी वर्ड बोलते हुए भी उसे अंदर से डर लग रहा था। माना कि तियानडाओ सेक्ट ईस्टर्न गॉड स्टेट के टॉप 5 सेक्ट्स में आता है, पर फीनिक्स रेस के सामने वह एक तिनके के बराबर भी नहीं थे। सूप बनाऊंगा, चैनी ने बहुत कैजुअली जवाब दिया। ये सुनते ही एम्प्रेस स्वानचिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक टेरिफाइंग बीस्ट जिसके अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन है, यह परवर्ट उसका सूप बनाने वाला है। वह पूरी तरह शॉक में थी, एक मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसे इस हालत में देखकर चेन यी भी कंफ्यूज हो गया। इस बुढ़ी औरत को क्या प्रॉब्लम है? एक मुर्गी ही तो है, इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है? और जहां तक बात फीनिक्स ब्लड लाइन की है, चेन यी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर ये असली फीनिक्स भी होता तो भी क्या, खा लिया तो खा लिया। और ये तो बस एक मामूली मुर्गी है जिसमें थोड़ा फीनिक्स ब्लड लाइन है। इसके बाद एम्प्रेस शुआनचिंग को इग्नोर करते हुए उसने मुर्गी को अच्छे से साफ किया, उसे क्ले पॉट में उबलने के लिए छोड़ दिया और कुछ ही देर में उस शानदार सूप की अरोमा पूरी झोपड़ी में फैल गई। एम्प्रेस शुआनचिंग वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक था। जो कुछ उसके सामने हो रहा था वो उसके रियलिटी के रूल बुक से बिल्कुल बाहर था। सूप रेडी होने के बाद चेनी ने बस एक बार एम्प्रेस स्वानचिंग की तरफ देखा। उसे एक लुक का मतलब था, बाकी खुद समझ जाओ। एम्प्रेस स्वानचिंग की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो टेबल पर बैठे, पर सूप की अरोमा इतनी टेम्पटिंग थी कि ना चाहते हुए भी उसके पैर खुद ब खुद टेबल तक पहुंच गए। उसने एक घूंट लिया और उसके मुंह से खुशी से आवाज निकल गई, यह चिकन सूप सच में बहुत टेस्टी है। फीनिक्स का सूप, हेल्दी और फुल ऑफ एनर्जी। दूसरी तरफ चिंगवे जनरन पूरी रात के रेस्ट के बाद अब कंप्लीटली रेडी था। वह हुआंगनियो डाविस्ट के साथ डीमन सप्रेशन टावर के अंदर पहुंचा। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, पर आखिरकार उसने अपना डिसीजन ले लिया। सीनियर ब्रदर, चिंगवे जनरल ने धीरे से कहा। हुआंगनियो डाविस्ट सब समझ गया। उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी को तेज किया और डीमन सप्रेशन टावर की पावर को कंट्रोल करते हुए सीधे ब्लड डीमन को जकड़ लिया। सही मौका देखकर चिंगवे जनरल ने ब्लड फ्यूजन ग्रेट आर्ट एक्टिवेट कर दिया। ब्लड डीमन की बॉडी से रेड एनर्जी के धागे निकलकर चिंगवे जनरल के अंदर समाने लगे। शुरू में उसे बहुत दर्द हुआ, माथे से पसीना टपक रहा था, पर धीरे धीरे वह दर्द कम होने लगा और एक टेरिफाइंग पावर उसके रोम रोम में भर गई। ये प्रोसेस उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मूथली कंप्लीट हो गया। उस ब्लड डीमन को तो स्ट्रगल करने का मौका तक नहीं मिला। सब कंप्लीट होने के बाद चिंगवे जनरल ने एक बार डीमन सप्रेशन टावर की तरफ देखा और बोला, चलो यहाँ से। किसी ने नोटिस नहीं किया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी रेड चमक थी। जैसे ही चिंगवे जनरल और हुआंगनियो डाविस्ट वहां से निकले, डीमन सप्रेशन टावर से अचानक एक रेड लाइट बाहर निकली। वह और कोई नहीं, ब्लड डीमन की ओरिजिनल सोल थी। चिंगवे जनरल को इतनी आसानी से सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि ब्लड डीमन खुद यही चाहता था। उसे इस मौके का फायदा उठाकर डीमन सप्रेशन टावर की चेन्स को तोड़ना था। ब्लड डीमन की सोल बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही थी और वह खुशी से पागल हो रहा था। 800 साल, आखिरकार मैं आजाद हो गया। एम्प्रेस स्वानचिंग, तू मेरा इंतजार कर। जिस दिन मेरी पूरी पावर वापस आ गई, मैं तुझे अपना खिलौना पाऊंगा। तभी मेरे इन 800 सालों की कैद का बदला पूरा होगा। और वह चिंगवे का बच्चा, उसे क्या लगा मेरी पावर एब्जॉर्ब करना इतना आसान है? जिस दिन मैं वापस अपनी फुल फॉर्म में आऊंगा, वो दिन तियानडाओ सेक्ट का आखिरी दिन होगा। तियानडाओ सेक्ट के बैक माउंटेन में फीनिक्स सूप पीने के बाद एम्प्रेस स्वानचिंग को अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिट एनर्जी का एक तूफान फील हो रहा था, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से उसे डाओ रिदम की कई वेव्स भी मिल गई थी। मजबूरी में उसे वहां से निकलना पड़ा ताकि वह गुफा में जाकर इस पावर को अब्सॉर्ब कर सके। चेनी ने उसे बिल्कुल नहीं रोका। वो तो चाहता ही था कि एम्प्रेस शुनचिंग जल्दी दफा हो। उसके जाने के कुछ ही देर बाद चेनी को दरवाजे पर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो सामने दहुआंग खड़ा था, जो इतने दिनों से गायब था। बेवकूफ कुत्ते, आखिरकार तुझे घर का रास्ता याद आ ही गया, चेनी ने मजाक में डांटा, पर उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। दहुआंग अपनी पूंछ हिलाता हुआ खुशी से दौड़ कर आया, जैसे कोई प्राइज जीत कर लाया हो। उसने अपने मुंह में दबाया हुआ जानवर सीधा चेनी के पैरों में डाल दिया। जीभ बाहर निकालकर हाँफते हुए उसने अपनी बॉडी का सारा पानी झाड़ दिया। वह जिसे मुंह में दबा कर लाया था, वह ईस्ट सी का व्हाइट ड्रैगन था। वह ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन का थर्ड प्रिंस आओ पिंग था। वह बस पानी में रिलैक्स कर रहा था। तभी उसका सामना द हुआंग से हो गया। उसे लगा था कि यह बस एक ऑर्डिनरी कुत्ता है जिसमें थोड़ी बहुत पावर है, पर उसे कहाँ पता था कि द हुआंग अपनी टेरिफाइंग फॉर्म निकालकर उसे बुरी तरह कुचल देगा। उस वक्त थर्ड प्रिंस के साथ ईस्ट सी का टर्टल चांसलर भी था, जो एक इनविंसिबल रेल्म लेवल का एक्सपर्ट था, हेवन रेल्म से पूरे एक मेजर लेवल ऊपर। पर फिर भी द हुआंग ने उसे भी अपने पैरों तले रौंद दिया और एओ पिंग को खींचता हुआ यहाँ ले आया। इस वक्त एओ पिंग गुस्से से पागल हो रहा था। वह ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन का थर्ड प्रिंस है और आज उसकी ऐसी बेइज्जती हुई
जैसे ही वो दाहुआंग के जबड़े से आजाद हुआ, उसने स्ट्रगल करने की कोशिश की, पर उसे फील हुआ कि एक अननोन पावर ने उसे पूरी तरह सप्रेस कर दिया है। वह अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पा रहा था। आओ पिंग ने मुंह खोलकर धमकी देनी चाहिए, तुम सब ड्रैगन क्लैन के गुस्से से बच नहीं पाओगे। और उसके मुंह से सिर्फ कुछ हल्की सी रोने की आवाजें ही निकली। वह एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। ये देखकर उसकी ह्यूमिलिएशन की फीलिंग और भी डीप हो गई। ये किस मिट्टी के केचुए को उठा लाया? चनी ने एक नजर देखकर कैजुअली पूछा। उसका ये सेंटेंस किसी तेज चाकू की तरह सीधा आओपिंग के दिल में जाकर लगा। मिट्टी का केचुआ? इस मामूली इंसान ने मुझे केचुआ बोला। मैं ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन का थर्ड प्रिंस हूँ। पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे इस नाम से बुलाए। तेरी मौत बहुत भयानक होगी। बात तो सच है, इस दुनिया में ह्यूमंस कोई बहुत पावरफुल रेस नहीं थे। ड्रैगन्स, फीनिक्स और किलिन्स, यही तीन रेसेस असली रूलर्स थी। इसके अलावा वू क्लैन और असुरा क्लैन भी ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन ड्रैगन रेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसलिए थर्ड प्रिंस होने के नाते एओ पिंग का स्टेटस वाकई बहुत हाई था। पर वो अंदर ही अंदर कितना भी चिल्ला ले, चैनी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला। और अगर सुनाई दे भी जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंधा थोड़ी है। उसे साफ दिख रहा था कि उसके पैरों के पास एक ड्रैगन पड़ा है, पर हाफ अर्थ लेवल का ड्रैगन। और एक मिट्टी के केंचुए में आखिर फर्क ही क्या है? दा हुआंग अभी भी शांत नहीं था। वो बार बार अपने मुंह से एओ पिंग को धक्का देकर चेनी के पास कर रहा था। आखिरकार हार मानकर चेनी ने आओ पिंग को अपनी उंगलियों से उठाया और रिवॉर्ड के तौर पर दा हुआंग के सिर पर हाथ फेरा। तब जाकर वो शांत हुआ। गुस्से में होने के बावजूद आओ पिंग को एक बात क्लियर थी। दा हुआंग दिखने में भले ही गली का कुत्ता लगता हो, पर असल में वो एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर है। और इतने खतरनाक मॉन्स्टर को चेनी के सामने दुम हिलाते देखकर आओ पिंग को अब डाउट होने लगा था। ये इंसान आखिर है कौन? उसने बार बार फोकस किया, पर चेनी की बॉडी से स्पिरिट एनर्जी की एक बूंद भी फील नहीं हो रही थी। वह एकदम किसी ऑर्डिनरी मॉर्टल जैसा लग रहा था। अपने हाथ में पकड़े आओ पिंग को देखकर चेनी के चेहरे पर डिस्गस्ट था। उसकी जैसी हालत हो रखी थी। उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। अपना ध्यान खुद रखना। अगर पानी में उस बूढ़े कछुए ने तुम्हें खा लिया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सुनते ही आओ पिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बूढ़ा कछुआ? ऐसा कौन सा कछुआ है जो एक ट्रू ड्रैगन को खा सकता है? एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि वह ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन के थर्ड प्रिंस को नीचा दिखाए। मैं तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा, वह मन ही मन बकवास कर रहा था। पर चैनी को कहाँ कुछ पता था। बोलने के बाद चैनी ने उसे एक बार देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधा उठाकर पौंड में फेंक दिया। आओ पिंग दर्द से करा उठा, पर उसने अपने माइंड में प्लान बना लिया था। उसकी करंट कंडीशन बहुत खराब थी। दाहोंग से फाइट करके वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। इस हालत में वह किसी करीमत पर ईस्ट सी वापस नहीं जा सकता। तो फिलहाल के लिए इसी पॉन्ड में छुपकर कल्टीवेशन करते हैं। एक बार पावर वापस आ जाए फिर आगे का प्लान देखेंगे। बस ये सोचकर ही उसे डिस्कस फील हो रहा था कि उसे इन बदबूदार मछलियों और कीड़ों के साथ इस गंदे पानी में रहना पड़ेगा। पॉन्ड का पानी एकदम ठंडा था, पर पता नहीं क्यों उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के घाव बहुत तेजी से हील हो रहे हैं। और पिंक कंप्लीटली शॉक में था। इस पानी में ऐसी मैजिकल पावर कैसे हो सकती है? उसने पानी को ध्यान से स्कैन किया और कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई नॉर्मल पानी नहीं था। ये एब्सोल्यूट बिगिनिंग सोर्स लिक्विड था। एब्सोल्यूट बिगिनिंग सोर्स लिक्विड एक ऐसा डिवाइन आइटम है जिसे खुद हेवन और अर्थ ने बनाया है, जो सिर्फ इन और यांग के मीटिंग पॉइंट्स पर मिलता है। पूरे 100 साल में इसकी बस कुछ ही बूंदें बनती हैं। ड्रैगन क्लैन के पास भी इसका कलेक्शन था। जब वह छोटा था तब उसने फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए सिर्फ 3 ड्रॉप्स एब्सोल्यूट बिगिनिंग सोर्स लिक्विड यूज किया था। बस इतना ही बहुत लग्जूरियस माना जाता था। अगर वह ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन का थर्ड प्रिंस ना होता तो उसे यह मौका कभी नहीं मिलता। पर अभी वह अपने सामने क्या देख रहा था? ये पूरा का पूरा पॉन्ड एब्सोल्यूट बिगिनिंग सोर्स लिक्विड से भरा हुआ था। आओ पिंग का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने अपनी लाइफ में ऐसा टेरिफाइंग नजारा कभी नहीं देखा था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने मुंह खोलकर उस लिक्विड को पागलों की तरह पीना शुरू कर दिया और खुशी से उस एब्सोल्यूट बिगिनिंग सोर्स लिक्विड में तैरने लगा। ये पॉन्ड कहाँ से है? ये तो सीधा जन्नत है। अगर उसे यहाँ हमेशा कल्टीवेशन करने का मौका मिल जाए तो कुछ ही टाइम में वो अपने फादर के लेवल तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर को पीछे छोड़ना भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो जितना सोच रहा था उतना ही एक्साइटेड हो रहा था। और पिंग को तो ख्वाब भी आने लगे कि वह पूरी ड्रैगन क्लैन पर राज कर रहा है। उसके एक इशारे पर पूरी दुनिया उसके पैरों झुकेगी। पर अचानक उसके दिमाग में चेनी का चेहरा आया। उसका दिल जोर से कांप उठा। आखिर वह इंसान किस लेवल का मॉन्स्टर है? अब वो किसी कीमत पर चेनी को एक ऑर्डिनरी मॉर्टल मानने की गलती नहीं करेगा। उसने मन ही मन सोचा, इस इंसान की कल्टीवेशन लेवल आखिर क्या है? उस टेरिफाइंग बीस्ट को अपना पालतू कुत्ता बनाकर रखा है और इतना सारा एब्सोल्यूट बिगिनिंग सोर्स लिक्विड इकट्ठा कर लिया। बिना एब्सोल्यूट टेरिफाइंग पावर के ऐसा करना इम्पॉसिबल है। शायद
शायद वो एम्परर लेवल का एक्सपर्ट हो। ये वाकई बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ड्रैगन क्लैन का एम्परर इस दुनिया का सबसे टॉप लेवल एग्जिस्टेंस है। वो बस ख्यालों में डूबा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पॉन्ड की गहराई में एक कछुए ने धीरे से अपनी आंखें खोली हैं और पिंक का ऑरा फील करते ही उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आ गई। चलो, आखिरकार चैनी ने खाने के लिए कोई ढंग का शिकार भेजा है। चैनी पॉन्ड के किनारे बैठा था और अपने पास लेटे दाहुआंग के सिर पर हाथ फेर रहा था। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। दाहुआंग को भी उसके हाथों से बहुत आराम मिल रहा था और वो खुशी खुशी सो गया। उसके हल्के खर्राटों की आवाज भी आ रही थी। चैनी ने हंसते हुए प्यार से कहा, बेवकूफ कुत्ता, और उसके हाथ फेरने की स्पीड और भी सॉफ्ट हो गई। इसी वक्त ब्लड डीमन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह भी अपनी सोल फॉर्म में था। अगर उसने जल्दी कोई परफेक्ट बॉडी नहीं ढूंढी तो वह ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, और वह सीधा बैक माउंटेन की तरफ ही जा रहा था। ब्लड डीमन को चेनी की प्रेजेंस फील हो गई थी और उसने उसे पोजीशन के लिए अपना टारगेट बना लिया। इंसान, मेरे एहसान के लिए तैयार हो जा, अपने मन में चिल्लाते हुए उसकी स्पीड और भी तेज हो गई। अचानक चेनी की लेजी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। मैंने इग्नोर करने का सोचा था, पर ये तो खुद मरने के लिए मेरे दरवाजे पर आ गया। चेनी ने कोल्ड टोन में मम्बल किया। उसे साफ फील हो रहा था कि ब्लड डीमन बैक माउंटेन में एंटर कर चुका है। आराम से सो रहा था। अचानक अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो गया। वह दांत निकालते हुए एक डायरेक्शन में बहुत खतरनाक तरीके से भौंकने लगा। अगर चेनी ने उसे नहीं रोका होता तो वो अब तक उस पर टूट पड़ा होता। इस वक्त ब्लड डीमन ने भी चेनी को नोटिस कर लिया। ये तो बस एक मामूली इंसान है, ये बोलते हुए उसके दिल में निराशा छा गई। ब्लड डीमन सोच रहा था कि इसे पोजेस करूं या नहीं। सच कहूं तो चेनी की ये कमजोर बॉडी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कहाँ वो द ग्रेट ब्लड डीमन, जिसका लेवल हेवन रेल्म के मिडिल स्टेज पर था, और आज उसे एक इतने कमजोर इंसान की बॉडी में रह पड़ेगा। पर मजबूरी थी, उसकी करंट कंडीशन बहुत खतरनाक थी। अगर तियांडा सेक्ट के लोगों ने उसे नोटिस नहीं भी किया तब भी बिना बॉडी के उसकी सोल ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। किस्मत अच्छी है इस कीड़े की। चेनी को देखकर, जो बस बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर था, ब्लड डीमन को बहुत डिस्गस्ट फील हुआ। दाहुआंग को लगातार भौंकते देखकर ब्लड डीमन के अंदर मर्डर करने की आग भड़क उठी। एक मामूली गली का कुत्ता, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर भौंके? रुक जा, तेरे तो मैं अपना ब्लड फूड बनाऊंगा। ब्लड डीमन की टेक्निक एक इविल पावर थी जो जिंदा लोगों का खून पीकर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती थी। अब जब उसने डिसीजन ले ही लिया था तो ब्लड डीमन ने जरा भी वेट नहीं किया। वह एक रेड लाइट में ट्रांसफॉर्म हुआ और सीधा चेनी की तरफ शूट हो गया। इस वक्त चेनी अभी भी शांत बैठा पॉन्ड को घूर रहा था। वह एक इंच भी नहीं हिला। इंसान, अब ये बॉडी मेरी है। बिल्कुल पास पहुंचकर ब्लड डीमन जोर से चिल्लाया। उसे लगा कि उसका ये प्लान एकदम परफेक्ट है। माना कि चिंगवे जेनरेन ने उसकी सारी कल्टीवेशन अब्सॉर्ब कर ली थी, पर उसके पास अभी भी अर्थ रेल्म लेवल का डिवाइन सेंस था। एक मामूली बॉडी टेम्परिंग स्टेज वाले कीड़े को खत्म करना उसके लिए चुटकी बजाने जैसा था। पर तभी चेनी ने एक्शन लिया। उसने हवा में बस अपनी उंगली से एक टैप किया और हवा में स्पेस के रिपल्स बन गए। उसके इस एक मूवमेंट से वहां का पूरा स्पेस फ्रीज हो गया। ब्लड डीमन चेनी से बस 3 मीटर दूर था, पर फिर भी वह हवा में ही जम कर रह गया। वो चाहे जितनी भी स्ट्रगल करे, वो एक इंच भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों की सारी खुशी पल भर में एक भयंकर डर में बदल गई। ये तो लेजेंडरी पावर ऑफ कन्फाइनमेंट डाउ है। ये क्या मजाक है? इसे तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान होना चाहिए। इसके पास इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे आई कि इसने एक अर्थ रेल्म लेवल के डिवाइन सेंस को फ्रीज कर दिया? ये आखिर कौन से लेवल की कल्टीवेशन है? चेनी को देखकर ब्लड डीमन को अब क्लियर हो गया था कि उसने किसी बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। उसका तो रोने का मन कर रहा था। भाई, तुम इतने टॉप लेवल एक्सपर्ट हो तो एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ऐसे कौन धोखा देता है? क्या ये पोलाइट है? पर इस वक्त ब्लड डीमन के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो बस डर से फटी आंखों से चेनी को घूर सकता था। उसकी कंडीशन बिल्कुल उस मछली जैसी हो गई थी जिसे काटने के लिए बोर्ड पर रखा गया हो। सिर्फ कांपने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी चेनी बोला, तुम जैसा एक चूहा मुझे पोजेस करने की सोचेगा? उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर उसमें एक टेरिफाइंग डोमिनेंस था। ये सुनकर ब्लड डीमन के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो द ग्रेट ब्लड डीमन था, एक अर्थ रेल्म एक्सपर्ट, और उसे कोई चूहा कहकर बुला रहा है। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। एक टाइम था जब पूरे ईस्टर्न ब्लड स्टेट में उसके नाम का खौफ था। खुद एम्प्रेस स्वानचिन को भी उसे सप्रेस करने में अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी, और आज कोई उसे इतना कमजोर समझ रहा है। अगर बस चलता तो ब्लड डीमन अभी के अभी चन्नी के साथ खुद को भी ब्लास्ट कर लेता, पर चन्नी को उसकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी आंखों से बस एक हल्का सा फोकस किया और ब्लड डीमन के ऊपर कन्फाइनमेंट की पावर इंस्टेंटली डबल हो गई। ब्लड डीमन को इतना एक्सट्रीम दर्द हुआ, उसे लगा जैसे कई 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ उसे चारों तरफ से क्रश कर रहे हो, जैसे अभी उसे पीस कर मीट पेस्ट बना देंगे। सिर्फ एक लुक और ये टेरिफाइंग रिजल्ट। इस इंसान ने कन्फाइनमेंट डाउ को किस लेवल तक मास्टर किया है,
ये मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्या क्या ये हेवन पाथ लेवल का एक्सपर्ट है? ये सोचकर ही ब्लड डीमन का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। हेवन पाथ लेवल, ये एग्जिस्टेंस उसके लिए बिल्कुल किसी भगवान जैसी थी। ईस्टर्न गॉड स्टेट तो छोड़ो, पूरी दुनिया में ऐसे कल्टिवेटर्स गिने चुने ही होंगे। हेवन पाथ का सबसे लोएस्ट लेवल ह्यूमन इमॉर्टल भी उसके लिए एक ऐसा सपना था जिसे वो कभी छू नहीं सकता। ब्लड डीमन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि तांडव सेक्ट के पास इतना टेरिफाइंग एक्सपर्ट कब से आ गया। जिस सेक्ट के पास हेवन पाथ एक्सपर्ट हो, वह तो ईस्टर्न गॉड स्टेट में राज कर सकता है। ये चल क्या रहा है? ब्लड डीमन दर्द से तड़प रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। 800 साल तक डीमन सप्रेशन टावर में टॉर्चर सहा, किसी तरह आजाद हुआ, और आजादी एंजॉय करने से पहले ही एक हेवन पाथ लेवल के टेरिफाइंग एक्सपर्ट के हाथों में फंस गया। अभी कुछ देर पहले वो इस चेनी को पोजेस करने का सोच रहा था, अब तो ब्लड डीमन का खुद मरने का मन कर रहा था। इस वक्त उसे अचानक फील हुआ कि डीमन सप्रेशन टावर की लाइफ इतनी बुरी भी नहीं थी। टॉर्चर था, पर कम से कम जान का खतरा तो नहीं था। अगर मौका मिले तो वो अभी वापस उसी टावर में जाकर बैठ जाए और कभी बाहर ना आए। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दुनिया इतनी खतरनाक कब से हो गई। जैसे जैसे कन्फाइनमेंट पावर और भारी होती गई, ब्लड डीमन को मौत सामने दिखने लगी। चनिए ने सोच लिया था, अब जब ये चूहा यहाँ आ ही गया है तो इसे जिंदा छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, वरना कल को फिर कहीं दिखकर मेरा मूड खराब करेगा। पर तभी चैनी ने देखा कि पास खड़ा दाहुआंग भौंक रहा है और अपनी पूंछ हिलाते हुए बार बार उसके चक्कर लगा रहा है। क्या तुम इसे रखना चाहते हो? दाहुआंग ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और खुशी से चैनी के पैरों से रगड़ने लगा। उसका यह क्यूट फेस देखकर चैनी हंसा। बेवकूफ कुत्ता। उसने ब्लड डीमन की तरफ देखा और डिसाइड कर लिया, ठीक है, अगर दा होंग को ये खिलौना पसंद है तो इसे देता हूँ। उसने अपने माइंड से कन्फाइनमेंट पावर हटा दी। ब्लड डीमन को आखिरकार सांस आई। उसे लगा जैसे वो मौत के मुंह से वापस आया है, पर अभी जो कुछ हुआ था उसे याद करके उसका दिल शर्म से डूब गया। ये क्या बकवास है? मेरी जान बच गई, वो भी एक कुत्ते की वजह से। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने दाहुआंग की तरफ देखा। उसका मन कर रहा था कि उसे एक थप्पड़ मारकर मीट पेस्ट बना दे। तभी चेनी की आवाज आई, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूँ, आज से तुम दाहुआंग के साथ रहोगे। ये सुनते ही ब्लड डीमन को लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं एक अर्थ रेल्म कल्टिवेटर हूँ और मुझे एक मामूली गली के कुत्ते का चेला बनने को कह रहा है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। मैं मर जाऊंगा पर ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर मन में चाहे जो भी हो, ब्लड डीमन ये बात बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। चैनी की पावर ने उसे पूरी तरह डरा दिया था और चैनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अग्री कर रहा है या नहीं। चैनी ने हवा में अपना हाथ घुमाया और आसपास की स्पिरिट एनर्जी तेजी से इकट्ठा होने लगी, जिसने ब्लड डीमन की सोल को पूरी तरह कवर कर लिया। फिर चैनी ने कैजुअली जमीन से एक जली हुई लकड़ी उठाई और उस एनर्जी बॉल के बीच में फेंक दी। ब्लड डीमन को फील हुआ कि उसकी सोल तेजी से स्ट्रांग हो रही है। पल भर में उसकी सारी लॉस्ट एनर्जी वापस आ गई। वह मन ही मन शॉक में था, मानना पड़ेगा। एक हेवन पाथ कल्टिवेटर की टेक्निक सच में अनबिलीवेबल है। वह जली हुई लकड़ी तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगी और देखते ही देखते उसने एक बॉडी की शेप ले ली। सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े से खाली हवा में एक बॉडी क्रिएट करना, ये तो साक्षात नेचर के रूल्स के खिलाफ है। इस दुनिया में हर चीज का एक रूल है। इंसान इंसान है, डीमंस डीमंस हैं और प्लांट्स प्लांट्स हैं। यही रीजन है कि जब डीमंस या स्पिरिट्स ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हेवनली ट्रिबुलेशन, आसमानी बिजली का सामना करना पड़ता है। नेचर के रूल्स तोड़ने वालों को नेचर पनिश करती है। पर यहाँ चेनी अपनी टेरिफाइंग पावर यूज करके एक जली हुई लकड़ी को जान दे रहा था। ब्लड डीमन के मन में अब सिर्फ और सिर्फ शॉक बचा था। तभी जो आसमान अभी तक बिल्कुल साफ था, वो अचानक काले बादलों से घिर गया। हेवी क्लाउड्स नीचे की तरफ प्रेस होने लगे और उनके बीच में बिजली कड़कने की आवाजें आने लगी। हेवनली ट्रिबुलेशन, ये नजारा देखकर ब्लड डीमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का डर छुपाए नहीं छुप रहा था। कोई बेवकूफ भी बता देगा कि ये हेवनली ट्रिबुलेशन सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जुड़ी हुई इस जली हुई लकड़ी के लिए है। पर अब ब्लड डीमन और ये लकड़ी एक ही बन चुके थे। ट्रिबुलेशन उसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। ब्लड डीमन की करंट स्टेट बहुत कमजोर थी। वह किसी भी हालत में इस वायलेंट हेवनली ट्रिबुलेशन को नहीं झेल सकता था। क्या मेरी मौत आज पक्की है? ये सोचकर ब्लड डीमन को बहुत रोना आ रहा था। वह ऑलरेडी एक सोल फॉर्म में था। अगर ट्रिबुलेशन की बिजली उस पर गिरी तो उसकी सोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? एम्प्रेस शुआनचिंग से अभी बदला लेना बाकी है। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? मुझे मंजूर नहीं। जालिम आसमान, अगर आज मैं मरा तो तुझे भी अपने साथ लेकर डूबूंगा। हेवन एंड अर्थ इज अनफेयर। 30 साल नदी के इस पार, 30 साल नदी के उस पार। मुझे कमजोर समझने की भूल मत कर। ब्लड डीमन ने आसमान की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से रोर किया। उसकी आवाज में एक भयानक गुस्सा और दर्द था। क्या बकवास कर रहा है बे? अचानक उसे एक बहुत इरिटेटेड आवाज सुनाई दी।
ये चनी था। वह ब्लड डीमन को इस नजरों से देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। तुम्हारी इतनी सी औकात है, मर रहे हो तो चुपचाप मरो ना। 30 साल इधर, 30 साल उधर, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? शनी की बातें सुनकर ब्लड डीमन एकदम सुन्न पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या रिप्लाई करे। उसके अंदर का सारा गुस्सा और एटीट्यूड पल भर में गायब हो गया। उल्टा अभी जो हीरो वाली लाइंस उसने बोली थी, उन्हें याद करके उसे बहुत शर्म आ रही थी। कितना एम्बैरेसिंग है। दूसरी तरफ चिनवे जेनरन ने भी हेवनली ट्रिबुलेशन का ऑरा फील कर लिया था। उसने अपनी गुफा में धीरे से आंखें खोली। पल भर में आसपास की सारी रेड ब्लड एनर्जी पानी की लहरों की तरह उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो गई। चिनवे जेनरन ने अपना सिर घुमाया। उसके मूवमेंट्स बहुत स्टिफ और अननेचुरल थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जिंदा लाश हो। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह बैक माउंटेन की तरफ घूर रहा था। बस एक सेकंड देखने के बाद उसने वापस आंखें बंद की और कल्टीवेशन कंटिन्यू कर दी। चिंगवे जनरन के पीछे एक सूखी हुई लाश पड़ी थी जिसकी बॉडी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसके कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वह हुआंगनियो डाविस था, एम्प्रेस शुआनचिंग की गुफा में। ट्रिबुलेशन का ऑरा उससे भी नहीं छुपा। एम्प्रेस शुआनचिंग की आंखों में डाउट था। इतनी टेरिफाइंग एनर्जी वह बैक माउंटेन में कर क्या रहा है? वह खुद जाकर चेक करना चाहती थी, पर उसकी बॉडी में स्पिरिट एनर्जी अभी तक कंट्रोल में नहीं आई थी, इसलिए मजबूरी में उसे वहीं रुकना पड़ा, बैक माउंटेन में। चेन यी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जहां ट्रिबुलेशन के टेरिफाइंग क्लाउड्स गूंज रहे थे। अगर उसने कुछ नहीं किया तो कुछ ही सेकंड्स में ये बिजली नीचे गिरेगी। दाहुआंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। वह छलांग लगाकर आसमान फाड़ने के लिए रेडी था, पर चेन यी ने कैजुअली एक कोल्ड स्माइल दी। ये मेरा एरिया है, यहाँ तुम्हारे रूल्स नहीं चलेंगे, डिस्पर्स। उसके इतना बोलते ही जो ट्रिबुलेशन दुनिया तबाह करने वाली थी वो अचानक कांपने लगी, और देखते ही देखते वह क्लाउड्स खत्म होने लगे। और हमेशा की तरह सिस्टम की आवाज चनी के कानों में जी। सिस्टम प्रॉम्प्ट, होस्ट ने अपनी पावर एक्सपोज की है। पनिशमेंट, राइट हैंड की मिडिल फिंगर 3 आवर्स के लिए डिसेबल। यह सुनकर चनी ने राहत की सांस ली। चलो बच गया। ब्लड डीमन जो ये सब देख रहा था उसका दिमाग परमानेंटली हैंग हो गया। ये क्या था? हेवनली ट्रिबुलेशन ऐसे काम करती है क्या? बस एक वर्ड बोला और ट्रिबुलेशन डर के भाग गई। क्या मजाक चल रहा है? तुम किस बात की ट्रिबुलेशन हो भाई? ब्लड डीमन अब चेनी को एक अलग ही डर के साथ देख रहा था। चेनी अब उसके लिए किसी टेरिफाइंग डीमन गॉड जैसा बन चुका था। जो इंसान हेवनली ट्रिबुलेशन को बस बोलकर भगा सकता है, उसके लिए इस दुनिया में क्या इम्पॉसिबल है? चेनी की पावर ने ब्लड डीमन के होश उड़ा दिए थे। क्या क्या ये लेजेंडरी रेड डस्ट इमॉर्टल है? ये सोचकर ही ब्लड डीमन का दिल कांपने लगा। अगर ये सच है तो चैनी के सामने वह एक चींटी से भी छोटा है। रेड डस्ट इमॉर्टल इस दुनिया के टॉप पिरामिड का एग्जिस्टेंस है। उनके एक थॉट से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ये दुनिया आखिर जा कहाँ रही है? ब्लड डीमन खुद से पूछ रहा था। तभी वह जली हुई लकड़ी पूरी तरह एक बॉडी में बदल चुकी थी, पर ब्लड डीमन बिल्कुल खुश नहीं था। बॉडी बन तो गई थी, पर ये कुत्ते की बॉडी क्यों है? और ये बिल्कुल उसी ऑर्डिनरी ब्रीड का कुत्ता था जो डा हुआंग था। तभी उस डॉग बॉडी से एक पावरफुल सक्शन फोर्स आई जो ब्लड डीमन की सोल को अपने अंदर खींचने लगी। ब्लड डीमन किसी कीमत पर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मैं एक अर्थ रेल्म एक्सपर्ट हूँ। मैं इस कुत्ते की बॉडी में कभी नहीं जाऊंगा। मैं खुद को ब्लास्ट कर लूंगा, पर यह ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर बिना चेनी की परमिशन के। उसके पास खुद को मारने का भी पावर नहीं था। वो चाहे जितना स्ट्रगल कर ले, वो धीरे धीरे उस बॉडी के पास खिंचता गया। बूम! एक तेज आवाज के साथ ब्लड डीमन जमीन पर आ गिरा। उसने कुछ बोलना चाहा, पर उसके मुंह से सिर्फ भौ भौ की आवाज आई। उसने अपनी बॉडी को देखा। वो एक येलो और व्हाइट रंग के कुत्ते में बदल चुका था। सिर्फ रंग अलग था, वरना वो बिल्कुल डाहुआंग की कॉपी लग रहा था। ये देखते ही ब्लड डीमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। लोग दूसरों के एंसेस्टर्स को गालियां देते हैं, पर यहाँ तो मेरी पूरी ब्रीड ही चेंज कर दी। अगर मेरे मरे हुए फादर को ये बात पता चली तो वह कब्र से उठकर मुझे थप्पड़ मारेंगे। तभी दाहुआंग मोड़ कर आया और अपनी जीभ निकालकर ब्लड डीमन के मुंह को चाटने लगा। ब्लड डीमन को इतनी डिस्गस्ट फील हुई कि पूछो मत। हट यहाँ से बेवकूफ कुत्ते, दूर जा मुझसे, वरना एक थप्पड़ में तेरी जान निकाल दूंगा। पर ब्लड डीमन के मुंह से सिर्फ गुस्से वाले भौंकने की आवाजें ही निकल रही थी। दाहुआंग को खुश देखकर चेनी को बहुत तसल्ली मिली। जल्दी से अपनी नई बॉडी की आदत डाल लो। आज से तुम दाहुआंग के साथ रहोगे, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। चेनी ने ब्लड डीमन से कहा। ये बात सुनते ही ब्लड डीमन जो अभी गुस्से में था वो एकदम फ्रीज हो गया। दाहुआंग के साथ रहूं, इसका क्या मतलब है? मुझे ठीक नहीं लग रहा। डरते डरते उसने अपनी बॉडी के नीचे देखा, और बस वह एक लुक काफी था। ब्लड डीमन का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। वह आसमान की तरफ मुंह करके बहुत दर्द भरी आवाज में भौंकने लगा। अब उसे ब्लड डीमन कहना गलत होगा, उसे ब्लड डीमनेस कहना ज्यादा सही है। वह चैनी को गुस्से से घूर रहा था। बाहर में गया हेवन पाथ, बाहर में गया रेड डस्ट इमॉर्टल। ब्लड डीमनेस दांत पीस रही थी, आंखों में गुस्से की आग थी। उसका मन कर रहा था कि चैनी को कच्चा चबा जाए। इसने मेरी ब्रीड तो चेंज की ही,
मेरा जेंडर भी चेंज कर दिया। ये इंसान है या राक्षस। अब समझ आया कि ये दाहवान मुझे इतनी वियर्ड नजरों से क्यों देख रहा था। ये मेरे साथ ये सब फिनिश करके चेनी वापस अपने कमरे में चला गया। दिन गुजर गया, रात हुई। ये रात बिल्कुल पीसफुल नहीं थी। पूरी रात बाहर से ब्लड डिमोनिस के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। कभी आवाज तेज होती, कभी लंबी और दर्द भरी, जैसे कोई रो रहा हो, कंप्लेन कर रहा हो। ये बिल्कुल उस पोएम लाइन की तरह था। द लोनली बोट ड्रिफ्ट्स, द विडो क्राइज। एक नया दिन शुरू हुआ। सुबह की धूप चैनी की झोपड़ी पर पड़ रही थी। मेडिसिन हर्ब्स पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। चैनी ने दरवाजा खोला और ताजी हवा अंदर खींचने के लिए एक गहरी सांस ली। कितनी अच्छी सुबह है, पर उसका सेंटेंस बीच में ही अटक गया। सामने जो नजारा था, उसे देखकर उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। एम्प्रेस फ्रांचिन, आप इतनी सुबह यहाँ। चैनी ने अपनी आवाज को नॉर्मल और खुश दिखाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी इरिटेशन नहीं छुपा पाया। हाँ, यार्ड में एम्प्रेस श्वानचिंग खड़ी थी। पता नहीं वह कब आई थी, और 10,000 ईयर प्लम चिकन वुड की चेयर पर बैठकर आराम से चेन यी को घूर रही थी। उसके बालों पर पड़ी ओस की बूंदों से साफ पता चल रहा था कि वह यहाँ काफी टाइम से बैठी है। चेनी की इंटरनल कंप्लेंट सुनकर एम्प्रेस श्वानचिंग के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उल्टा उसने कैजुअली पूछा, कल यहाँ कुछ हुआ था क्या? ये सवाल सुनते ही चेनी एकदम अलर्ट हो गया। कल हेवनली ट्रिबुलेशन का ड्रामा बहुत बड़ा था। कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? चेनी सोचते हुए धीरे से अपनी नजरें उठाकर एम्प्रेस स्वानचिंग को देखने लगा। ओस की वजह से एम्प्रेस स्वानचिंग का लाइट सिल्क ड्रेस हल्का सा भीग चुका था, और ऊपर से वह जिस पोस्चर में बैठी थी उसके कर्व्स पूरी तरह हाईलाइट हो रहे थे। जब उसने सवाल पूछा तो वह हल्की सी आगे की तरफ झुकी, जिससे उसके नेक के नीचे का व्यू हल्का सा विजिबल हो गया। ये नजारा किसी का भी कंट्रोल खराब करने के लिए काफी था। ये पक्का टेम्पटेशन है। सुबह सुबह ये ड्रामा कौन हैंडल कर सकता है? चेनी ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया, पर उसकी आंखें जैसे उसके कंट्रोल में नहीं थीं। वह बार बार छुप छुप कर एम्प्रेस श्वानचिंग को ही देखना चाह रही थी। उसने अपना घूंट निगला और कुछ सेकंड्स बाद नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। एम्प्रेस श्वानचिंग को चेनी की हरकतों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे। बस हल्का सा सिर हिलाकर बोली, ठीक है। कल हेवनली ट्रिबुलेशन का ऑरा फील करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी को आखिरकार सप्रेस किया और सुबह होते ही यहाँ आ गई। यहाँ बैठकर चेनी को कंप्लीटली सेफ देखकर उसे आखिरकार तसल्ली मिली। पर एम्प्रेस श्वानचिंग का ये रीजन बिल्कुल नहीं था कि उसे चेनी की फिक्र थी। वह बस इसलिए आई थी क्योंकि अगर चेनी को कुछ हो गया तो उसे डाओ रिदम वाला खाना कौन बना कर देगा। बस यही रीजन था। मैंने अभी देखा, इस पॉन्ड में एक केंचुआ एक बूढ़े कछुए से लड़ रहा है। केंचुआ छोटा है, पर फिर भी बार बार कछुए के मुंह से बचकर निकल रहा है। एम्प्रेस श्वानचिंग ने एक डीप फिलॉसफी वाले अंदाज में कहा। उसकी आवाज में एक लाइफ लेसन था। एक इतना छोटा सा क्रीचर भी जिंदा रहने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा है, तो हम कल्टिवेटर्स इस दुनिया से फाइट करने में पीछे कैसे हट सकते हैं? उसकी बात में एक पॉइंट था। अगर वो सच में एक केंचुआ होता, पर उस पॉन्ड में जो क्रीचर था वह ईस्ट सी का ट्रू ड्रैगन था। चनी ने अपना फेस स्ट्रेट रखा और कैजुअली रिप्लाई किया, एम्प्रेस बिल्कुल सही कह रही हैं। उसने कहा, एम्प्रेस बिल्कुल सही कह रही हैं। वह सच में एम्प्रेस श्वानचिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। बकवास। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन का थर्ड प्रिंस आओ पिंग किनारे की वीड्स में छुपा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उस बूढ़े कछुए से जान बचाकर थोड़ा सांस लेने का चांस मिला था। एम्प्रेस श्वानचिंग की बात सुनकर आओ पिंग गुस्से से पागल हो गया। किसको केचुआ बोल रही है? कौन है छोटा सा क्रीचर? मैं ईस्ट सी ड्रैगन क्लैन का थर्ड प्रिंस हूँ। मेरा स्टेटस तुम ह्यूमन से कहीं ज्यादा हाई और रॉयल है। ड्रैगन क्लैन की इंसल्ट की है, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। आओ पिंग को चेनी से डर लगता था, पर एम्प्रेस श्वानचिंग का उसे जरा भी खौफ नहीं था। आखिर वह भी तो सिर्फ एक हाफ अर्थ लेवल की कल्टीवेटर थी, बिल्कुल उसके लेवल की। अगर लेवल सेम है तो एओपिंग उसे भाव क्यों देगा? ह्यूमंस के कंपैरिजन में ड्रैगन्स के पास एक नेचुरल एडवांटेज होता है, चाहे बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ हो या फिर उनके इनेट डिवाइन स्किल्स। वो हमेशा ह्यूमंस को पूरी तरह से दबा सकते हैं। ड्रैगन क्लैन जन्म से ही किंग पाथ लेवल पर होते हैं। यही रीजन है कि ह्यूमंस हमेशा कमजोर माने जाते हैं, चाहे ड्रैगन, फीनिक्स या किलिन रेस हो या फिर वू क्लैन और असुरा क्लैन। इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट ह्यूमन से कहीं ज्यादा हाई है, और ये तब की बात है जब ह्यूमंस आखिरकार थोड़ा पावरफुल बन गए थे। उससे पहले तो ये सारे डीमंस ह्यूमंस को अपने ब्लड फूड की तरह खाते थे। एक दिन में एक पूरा शहर तबाह कर देते थे। आओ पिंग गुस्से में उबल ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे से खतरनाक डेंजर फील हुआ। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने तुरंत भागने का डिसीजन लिया। जैसे ही वह वहां से हटा, एक मुट्ठी के साइज जितना बड़ा कछुए का मुंह पानी से बाहर निकला और हवा में स्नैप किया, पर खाली रह गया। वह बूढ़ा कछुआ निराश नहीं हुआ और अगले मौके का इंतजार करने के लिए वापस पानी के नीचे छुप गया।
कल रात वापस पानी के नीचे छुप गया। कल रात आओ पिंग के लिए बहुत भारी गुजरी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बूढ़ा कछुआ आखिर उसके पीछे क्यों पड़ा है। कल्टीवेशन करना तो दूर की बात, यहाँ जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। एम्प्रेस सोनचिंग ने अपनी बात खत्म की और फिर कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपनी जगह पे बैठी रही। ये पूरा सीन किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था, एकदम पीसफुल और हारमोनियस, जिसे देखकर किसी का भी दिल शांत हो जाए। कोई चाह कर भी कोई गलत ख्याल अपने माइंड में नहीं ला सकता था। बीच बीच में ठंडी हवा के झोंके आते जो एम्प्रेस शॉनचिंग के बालों को उड़ाते और उसकी बॉडी की भीनी महक को हवा में घोल देते। शनी भी इस नजारे को देखकर जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। उसके मन में अचानक एक थॉट आया, जब ये एम्प्रेस शॉनचिंग चुप रहती है तो सच में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वाकई बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ये बहुत रेयर बात थी कि उसने इस बार उसे बुढ़ी औरत नहीं कहा। ये सुनकर एम्प्रेस शॉनचिंग अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। तुम अभी तक खाना बनाने क्यों नहीं गए? उसने आखिरकार उस पीसफुल साइलेंस को तोड़ते हुए पूछा। शनी के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो बाकी टॉप लेवल एक्सपर्ट्स जैसा बिल्कुल नहीं है। वह तो एकदम किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान की तरह बिहेव करता है, जिसमें रियल इमोशंस और फीलिंग्स हैं। अनजाने में ही सही, एम्प्रेस सोनचिंग उसके सामने काफी रिलैक्स फील करने लगी थी। चेनी को कैसे समझ नहीं आता कि ये लोग ये लोग ये लोग ये लोग ये लोग एम्प्रेस स्वानचिंग थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। चेनी कैसे नहीं समझता कि एम्प्रेस स्वानचिंग यहाँ बस फ्री का खाना खाने आई है। क्या तुमने नहीं कहा था कि कल्टीवेटर्स को दुनियावी चीजों से दूर रहना चाहिए और मॉर्टल्स वाला खाना नहीं खाना चाहिए? कल जो बातें एम्प्रेस स्वानचिंग ने कही थी वो उसे अभी तक एकदम साफ याद थी कि कैसे उसने 1000 सालों से इनेडिया प्रैक्टिस की है। क्या मैं अब तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करूंगा? एम्प्रेस स्वानचिंग अब इन तानों से कम्प्लीटली इम्यून हो चुकी थी। उसने कैजुअली जवाब दिया, वो सब नॉर्मल कल्टीवेटर्स के लिए होता है। मैं एक एम्प्रेस हूँ, मुझे इन रूल्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते वक्त वह वापस अपने उसी हाई एंड माइटी रॉयल एटीट्यूड में आ गई। चेनी उसे देखकर सोचने लगा, औरतें सच में कितनी जल्दी बदल जाती हैं। अभी भी खुद को एक अर्थ रेल्म एक्सपर्ट मान रही है। भूल गई क्या कि इसका पावर लेवल ड्रॉप हो चुका है? खुद को अर्थ रेल्म एक्सपर्ट समझ रही है। भूल गई कि लेवल ड्रॉप हो चुका है। मुझे मेडिसिन फील्ड की देखभाल करनी है। चेनी ने काम से बचने का एक बहाना ढूंढा। सच तो ये था कि वो एम्प्रेस स्वानचिंग को सर्व नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। एम्प्रेस स्वानचिंग ने भी ठान लिया था कि वह चेनी का पीछा नहीं छोड़ेगी। चेनी को थोड़ा डाउट हुआ। मेडिसिन फील्ड संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एम्प्रेस स्वानचिंग अपने एटीट्यूड के चलते एम्प्रेस वर्ड तो नहीं बोल पाई। चेनी कैसे राजी हो सकता था? मेडिसिन फील्ड का ध्यान रखना उसके सिस्टम का डेली मिशन था। अगर एम्प्रेस स्वानचिंग उसका काम कर देगी तो उसे सिस्टम का रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? बात एकदम सच है। औरतें हमेशा सक्सेस के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। पर अब एम्प्रेस स्वानचिंग के साथ और टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार उसे हार माननी ही पड़ी। तुम बस चुपचाप यहीं बैठकर वेट करो, मैं खाना बनाकर लाता हूँ। एम्प्रेस स्वानचिंग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह उसकी हेल्प करने का ऑफर दे रही है और ये इंसान उसे इस तरह रिजेक्ट कर रहा है। मेरी अच्छाई का तो कोई मोल ही नहीं है, बिल्कुल एहसान फरामोश, उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, तुमने वो प्रेशर पॉइंट वाली हीलिंग टेक्निक कहाँ से सीखी? वह टेक्निक सच में एक सुप्रीम मेडिकल डाउ स्किल थी। पहले डा हुआंग अक्सर बीमार पड़ जाता था तो मैंने खुद ही ऐसे ट्राई करके सीख लिया। चनी ने बहुत कैजुअली जवाब दिया। पर एम्प्रेस स्वानचिंग ऐसा बिल्कुल नहीं मानती थी। खुद ट्राई करके सीख लिया, इसका मतलब ये स्किल इसने खुद क्रिएट की है। माना कि चेनी की फाइटिंग पावर बहुत टेरिफाइंग है, पर मेडिकल डाउ का टैलेंट और फाइटिंग स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग चीजें हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेडिकल आर्ट्स के लिए सेपरेट सेक्ट्स होते हैं। नॉर्मली मेडिकल डाउ में एक्सपर्ट बनने के लिए किसी को अपनी लाइफ की बहुत सारी एनर्जी और टाइम देना पड़ता है। मेडिकल डाउ में सक्सेस पाने के लिए बहुत फोकस चाहिए। इसी वजह से जो अल्केमिस्ट होते हैं उनकी कॉम्बैट पावर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो ये मानना कि चेनी फाइटिंग के साथ साथ मेडिकल डाउ का भी सुप्रीम मास्टर है, एम्प्रेस स्वानचिंग के लिए बहुत मुश्किल था। पक्का कोई बहाना बना रहा है। आखिर हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं। अगर चेनी नहीं बताना चाहता तो यह कम्प्लीटली फाइन है। एम्प्रेस स्वानचिंग ने सिर हिलाया और फिर पूछा, ये दहांग कौन है? बिल्कुल उसी वक्त एक येलो कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता हुआ खुशी खुशी दौड़कर वहां आ गया। उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी चमक रही थी। चेनी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है दाहुआंग। एम्प्रेस स्वानचिंग एकदम फ्रीज हो गई और अगले ही पल उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपने दांत ऐसे पीसे जैसे उन्हें तोड़ देगी। वह चेनी को गुस्से और शर्म से घूर रही थी। उसे फील हो रहा था कि चेन जानबूझकर उसकी इंसल्ट कर रहा है। गुस्से से उसकी सांसें तेज हो गई थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। फिर एक नया दिन शुरू हुआ। सुबह की धूप उस छोटी सी झोपड़ी पर पड़ रही थी। मेडिसिन हर्ब्स पर ओस की बूंदें धूप की वजह से एकदम क्लियर और मोतियों जैसी चमक रही थी। चेनी ने दरवाजा खोला
और ताजी हवा अंदर खींचने के लिए गहरी सांस ली। कितनी अच्छी। अभी आधा सेंटेंस ही बोला था कि सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से अगले वर्ड्स निकले ही नहीं। एम्प्रेस शुआनचिंग, इतनी सुबह यहाँ कैसे? चेनी ने पूछा, अपनी टोन को जितना हो सके खुश दिखाने की कोशिश करते हुए। पर वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं छुपा पाया। हाँ, यार्ड में एम्प्रेस शुआनचिंग खड़ी थी, पता नहीं कब से आई हुई थी, और आराम से 10,000 ईयर टॉप क्वालिटी थंडर क्लैप वुड की कुर्सी पर बैठकर चेनी को ही घूर रही थी। उसके बालों पर जमी ओस की बूंदें साफ बता रही थी